नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज हमारे पॉडकास्ट में चौधरी बृजेंद्र सिंह हैं, पूर्व सांसद हैं और एक बड़ी सियासी विरासत संभाल रहे हैं इस वक्त। सर छोटू राम के नाती चौधरी बृजेंद्र सिंह के बेटे हैं। तो सियासी विरासत और इस विरासत के साथ साथ हरियाणा की राजनीति या यूं कहें कि देश की कांग्रेस की राजनीति में अपनी नई खुद की पहचान बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सुदेश, थैंक यू। हम सियासी पारी पे बाद में आएंगे। हम उस पारी पे बात करना चाहते हैं जो यूथ को कुछ इंस्पायर करे उस तरीके से, क्योंकि हरियाणा में हर चीज़ अच्छी है। मतलब मुझे तो बुरी नहीं लगती। सियासतदानों की वजह से थोड़ा सा हम पीछे जरूर चले गए हैं, लेकिन हमारे अंदर कैलिबर की तो कोई कमी नहीं यूथ में। नहीं, टैलेंट तो बहुत है और समय अनुसार या ज़रूरत अनुसार जो चीज़ पहले ना भी कर रहे हों लेकिन वो करनी पड़े तो उसमें भी एक्सेल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। नई चीज़ को पकड़ने में, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में नई तरह की खेती जो शुरू की गई थी, चाहे उसको अडॉप्ट करने की बात हो, या आप पिछले 20 साल से देख रहे हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इसमें पहले हरियाणा माने तो कहीं स्टैंड नहीं करता था, लेकिन अब हरियाणा कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें भी भारी संख्या में बच्चे आना शुरू हुए हैं। तो ये 2-3 उदाहरण दिए हैं। और स्पोर्ट्स में तो हम अच्छे तो हमेशा से थे, लेकिन पंजाब हमसे बहुत आगे था। लेकिन उसमें भी वही बात है, पिछले 20-25 साल से जब से एक दर्जे का, अच्छे दर्जे का प्रोत्साहन जब मिलना शुरू हुआ, चाहे वो धनराशि के माध्यम से हो या आपके सरकारी नौकरियों के माध्यम से हो, तो जिस प्रकार से हमारे बच्चों ने उसको लिया और जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाई, तो ये मैंने 3 उदाहरण दिए। एक खेती से संबंधित है, एक शिक्षा से संबंधित है, एक खेलों से संबंधित है और चौथा फौज का तो है ही। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये दिखाती हैं कि हम किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए उस नाते एक ओपन सोसाइटी हैं। बिल्कुल। किसी स्तर पे हम कंजर्वेटिव हैं, लेकिन हम वी आर ओपन टू न्यू थिंग्स ऑलवेज। और मुझे विश्वास है कि हमारा भविष्य यदि थोड़ी दिशा और दशा ठीक रहे, सबसे पहले तो दिशा, उसके बाद दशा, तो उसके साथ मुझे लगता है चेंज हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो आगे भी अच्छा ही रहेगा। मैं आपके बचपन में आपको लेकर जाना चाहती हूँ जी। इतनी रिच विरासत आपको मिली हो, कैसा आपका बचपन रहा होगा वो लोग जानना चाहते हैं। उसके बाद मैं आऊँगी कि कैसे आप सिविल सर्विस की सर्विसेज के लिए अटेम्प्ट किया, कैसे मेहनत की, कैसे सोचा। नहीं, देखिए, बचपन में या आप ये कह लीजिए स्कूल कॉलेज तक भी आपको नहीं पता होता कि विरासत क्या है, आप प्रिविलेज नहीं होता, किस बड़े घर में पले हैं, नहीं पले। खास तौर पे हमारा जीवन तो बहुत सादा रहा है, बल्कि यहाँ तक कि क्योंकि मेरे माँ बाप जींद में थे और जींद में स्कूल अच्छे नहीं थे, तो मेरे को शुरुआती तौर पे तो मेरे नाना जी करनाल ले गए थे। अच्छा। तो मेरी शुरुआती 2 साल की पढ़ाई करनाल में थी। वहाँ एक अच्छा कॉन्वेंट स्कूल था, अभी भी है वो, तो इसीलिए ले गए कि जींद में कुछ नहीं था। सो मच फॉर प्रिविलेज। उसके बाद मेरे नाना जी गुजर गए तो फिर मेरी दादी जी मुझे रोहतक ले गई कि जींद में तो पढ़ाई उस समय थी नहीं। तो 5-6 साल फिर मैं वहाँ रहा। और जो विरासत की बात कहें तो वहाँ तो मैं, जो नीली कोठी है सर छोटू राम का जो निवास स्थान था, वहाँ मैं रहा हूँ 5-6 साल। लेकिन बचपन में आपको इन चीज़ों का कोई एहसास नहीं होता हमारा, क्योंकि जो खान पान है या जो जीवन की जो एक डगर थी वो बहुत ही सादे तरीके की थी। यदि मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम थे रोहतक शहर में, लेकिन हमारा रहन सहन वो देसी था, देहाती था। वही भैंसें बंधी हुई थी, वहीं पे जो हमारा खाना भी था वो बहुत सालों तक घर में गैस चूल्हा नहीं था। अच्छा। सादे चूल्हे पे खाना बनता था और वो बिलौनी कढ़ौनी वो सारी देखी हुई हैं। वो सारी जो मोटे वाली मलाई निकलती है उसके ऊपर से कड़े हुए दूध वो खाई हुई हैं। खाने बिल्कुल फैंसी नहीं होते थे, सादी दाल रोटी सब्जी थी, बल्कि चावल भी कभी कभार ही बनता था। चावल का तो शायद हरियाणा में कल्चर नहीं था, कल्चर ही नहीं था, अब तो बदल गया। अगर कभी बना मेरे घर में तो संडे के दिन वो बनता था लंच में। तो बहुत साधारण जीवन था और कभी पैसे नहीं हुए।
अच्छा, ऐसा नहीं था कि पॉकेट मनी ऐसा नहीं 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 था नहीं कि कोई पॉकेट मनी जी। मेरे तो शौक भी क्या थे वहाँ पे जब मैं बच्चा था। जी। मेरे शौक पतंग उड़ाना था, अच्छा, कंचे खेलना था, और जो सारे स्पोर्ट्स होते हैं क्रिकेट फुटबॉल हॉकी वो तो हम खेलते ही थे। और जिनके साथ खेलते थे उसमें कभी कोई डिफरेंस नहीं था कि कौन है जो आपके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे बिल्कुल साथ में ये एक मोहल्ला था जिसमें बिल्कुल हमारे जो गरीब वर्ग के भाई हैं वो रहते थे। तो मेरा तो सारा दिन उनके साथ बीतता था और मेरे को ये चीज़ कभी ध्यान भी नहीं आई। हालांकि कई बार मुझे लोग टोक देते थे कि जी इनके साथ क्यों खेलते हो। लेकिन ये एक अच्छी परवरिश की निशानी भी है। नहीं बिल्कुल है, और इसीलिए हम ग्राउंडेड रहे। ग्राउंडेड रहे। कब अब उसके बाद फिर जब मैं अपने पिताजी के साथ जब वो सन 82 में मंत्री बने तो फिर मैं पहली बार रोहतक से और चंडीगढ़ गया। तो वहाँ पे हमेशा से प्रयास मेरे परिवार में ये रहा कि कभी भी हमको बचपन में या जवानी में भी राजनीतिक लोगों से या वैसे लोगों से सीधा संपर्क साधने के लिए या उनसे बातचीत सीधी करने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया गया। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी से तो हमेशा दूर रखा। और एक स्टेज ऐसी आई जब हम दिल्ली जा चुके थे और उसके बाद मेरे पिताजी फिर 91 में एक बार मंत्री बने थे हरियाणा सरकार में। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था मेरी माँ को कि अब आप ये मत सोचिए कि चंडीगढ़ आना है, मंत्री वाले घर में रहना है, अब दिल्ली रहो, इन बच्चों के पढ़ने लिखने का टाइम है, आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स वगैरह जैसे भी हायर एजुकेशन जब आएगी तो हम उस नाते दिल्ली रहे और ठीक ठाक कर गए। बहुत अच्छा कर लिया। और जेएनयू से भी आप मास्टर्स किया आपने वहाँ से? जेएनयू से एमए किया है मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में। और उसके बाद आप लंदन में गए, मतलब गांव, छोटा कस्बा, फिर शहर चंडीगढ़ जैसा, फिर दिल्ली, फिर लंदन। नहीं उस नाते प्रोग्रेशन ज़रूर है, लेकिन वो प्रोग्रेशन स्वाभाविक तौर से हुई है, ऐसे नहीं था कि सोच के किया हो। क्योंकि जब मेरे पिताजी मंत्री बन के गए तब मैं रोहतक से शिफ्ट हुआ और मेरे माँ बाप जो थे वो जींद से चंडीगढ़ गए। उसके बाद फिर वो 84-85 में सांसद बने जब राजीव गांधी जी की सरकार आई थी। तो क्योंकि एमपी बने थे तो फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। लेकिन हाँ, दिल्ली में आने के बाद ये डिसाइड कर लिया कि आगे की सारी पढ़ाई लिखाई जो है वो दिल्ली में ही करनी है, वापस नहीं जाना। क्योंकि जो शिक्षा का स्तर और जो कंपटीशन दिल्ली में है उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती आसपास के किसी इलाके से। तो हाँ ठीक है, करनाल, रोहतक, चंडीगढ़, दिल्ली, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, उसके बाद जेएनयू। इंग्लैंड की जो आप बात कर रहे हैं, इंग्लैंड तो वो तो नौकरी का हिस्सा था। मैं नौकरी में जब था तो उसमें एक DFFT बोलते हैं, डोमेस्टिक फंडिंग फॉर फॉरेन ट्रेनिंग, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, वो मुझे मिल गया। तो सरकारी खर्चे पे 1 साल इंग्लैंड में MSc करने का मुझे मौका मिला। तो मैंने पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में वो वहाँ से किया था। लेकिन वो तो अभी था 2017-18 में। मतलब आप ये लगा लीजिए कि जब मैंने नौकरी छोड़ी और MP बना उससे 1 साल पहले की बात है वो। जेएनयू का कोई किस्सा, क्योंकि जेएनयू का जब अभी कुछ सालों से जब जेएनयू का जिक्र आता है तो जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें निकल के आती कि वहाँ पे कैसा माइंडसेट है लोगों का, कैसे लोग वहाँ से निकलते हैं, एक खास विचारधारा को लेकर उसको टारगेट किया जाता है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, पूरे को सिस्टम को ही। देखिए, मैं यदि शिक्षा के मामले में मेरा जो भी निजी तौर पे भौतिक या मानसिक विकास हुआ तो 16 साल की एजुकेशन में अगर मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसी चीज़ को देता हूँ तो वो जेएनयू के 2 साल को देता हूँ। ऐसा क्या है वहाँ? वही बता रहा हूँ। और जेएनयू में ऐसा नहीं था कि मैं 5 साल रहा या 6 साल रहा, मैंने PhD नहीं की, मैंने MA के बाद MPhil भी नहीं किया, सिर्फ MA के 2 साल किए थे। लेकिन मुझे इस कहने में रत्ती भर भी शक नहीं है कि जेएनयू से बढ़िया विश्वविद्यालय कम से कम हिंदुस्तान में तो है नहीं। जिस प्रकार का खुला विचार खुले तौर पे आप उस यूनिवर्सिटी में रख सकते थे, अब तो उसके ऊपर 36 पाबंदियां लगाई जा रही हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, उनको सोचना सिखाया जाता है। राइट। और पावर्स दैट बी, कहते हैं ना, टू स्पीक ट्रूथ टू पावर, वो वहाँ पे इनग्रेन हो जाता है ऑटोमेटिकली कि सत्ता से घबराना नहीं, और सत्ता की खामियां या गलतियां जो हैं
उनको उजागर करना एक अच्छे नागरिक की, पढ़े लिखे नागरिक की स्वतः जिम्मेवारी हम होनी कैसे चाहिए। तार्किक सोच पैदा की जाती है वहाँ बिल्कुल। पर। और वहाँ के जो इलेक्शन होते थे स्टूडेंट यूनियन के, उनमें कभी फुहड़पना नहीं होता था, उनमें कोई पैसा नहीं खर्च किया जाता था। वहाँ स्टूडेंट्स अपने आप ही बैनर पोस्टर खुद अपने हाथ से पेंट करके बनाते थे, और पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो एक, जो आपने तर्क और वितर्क की बात की, उस माहौल में होता था। वहाँ कोई लड़ाई झगड़े का स्कोप ही नहीं था। आप अपनी बात कहें, आप चाहे 2 घंटे बोलें या 4 घंटे बोलें, सुनने वालों की इच्छा है जितनी देर सुने ना सुने, आपसे सहमति हो ना हो, आपसे सवाल भी पूछेंगे, तीखे सवाल भी पूछेंगे। तो उस नाते राजनीतिक तौर पे कितना ही मतभेद हो, लेकिन टकराव की स्थिति कभी नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ का माहौल इस तरह का था। और मैं यदि अपना खुद का उदाहरण लेके यदि बताऊँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, कहने को तो उससे पहले भी मैं देश के सबसे अच्छे कॉलेज से आ रहा था। मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अंडर ग्रेजुएशन करके पहुंचा था वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाके मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पढ़े लिखे स्टूडेंट्स होते क्या हैं। वहाँ मैं वाकई शुरू का जो 1.5 महीना था, 1.5-2 महीना फर्स्ट सेमेस्टर का, मैं डर गया था। और डर में इसलिए गया था कि मुझे मेरे जो सहपाठी थे वही प्रोफेसरों जैसे लगते थे, और मुझे उनका लगता इंटेलेक्चुअल लेवल इतना बहुत हाई ज़्यादा था, और मुझे डर लगता था कि मैं इनके साथ सेम क्लास में बैठ के कल कोई एग्ज़ाम भी लेने हैं, ट्यूटोरियल भी लिखने हैं, मैं मेरा स्तर इनके तो आसपास भी नहीं आ सकता। तो बहुत सीखा वहाँ पे, और ये भी समझ में आया कि यदि आप एक फ्रेश सोच के साथ पढ़ाई करें तो शायद वो रिज़ल्ट बेटर आ सकता है, बजाय उसके जो बचपन से ही एक तरह की विचारधारा या जैसे भी आप उसको कहें उसके हिसाब से यदि पढ़ाई कर रहा है। तो उस नाते मैं कह सकता हूँ कि 2 साल जो वहाँ थे, मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन 2 साल थे। हालांकि मैं हॉस्टल में नहीं रहता था, अच्छा, मैं अप डाउन करता था। मेरा जो जहाँ मैं रहता था, मेरे पेरेंट्स का जो घर था वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, और वो उस समय दिल्ली के उस हिस्से में भीड़ नहीं होती थी तो 8-10 मिनट में वहाँ पहुँच जाता था। लेकिन मैं शाम तक और रात तक भी अपना समय यूनिवर्सिटी में बिताता था। वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ मैं पहली बार घंटों लाइब्रेरी में बैठना मैंने सीखा। लाइब्रेरी में बैठने से मेरा मतलब है कि अगर मैं कुछ रजिस्टर नहीं कर पा रहा दिमाग में जी, तो भी मैं उठता नहीं था। किताब खोल के पढ़ रहा हूँ, समझ में आ रही है, बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो भी बड़ी अच्छी बात है। बीच में मैं ऊँगने लग गया, सोने लग गया तो वही माथा टेक के सो गए, लेकिन अपने आप को ये बोला था कि उठना नहीं यहाँ से। हमारे यहाँ प्रोफेसर बोलते थे कि सिटिंग, ऐसे पूछते कि सिटिंग कितनी है तुम्हारी, लाइब्रेरी की सिटिंग कितनी है, तो ऐसे प्रिपेयर करते थे कि आप कितने घंटे बैठ सकते हो लाइब्रेरी में। तो वो सिटिंग बहुत ज़रूरी है, वो सिटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी उससे पहले तक मैंने कभी इस तरह से पढ़ाई नहीं की थी। उससे पहले पढ़ाई वही थी जो स्कूल की थी, वही मैंने कॉलेज में चला दी कि एग्ज़ाम से 15 दिन महीना पहले थोड़ी पढ़ाई कर ली। मैं शायद अबव एवरेज था, अंडरस्टैंडिंग मेरी ठीक रहती थी, तो मैं वही अबव एवरेज मार्क्स के साथ आगे निकल लेता था। जेएनयू में मैंने अपने आप को उस नाते बहुत सुधारने की कोशिश की, और जैसे मैंने कहा कि वो विचारों की दुनिया है वहाँ पे, तो उसमें मैं अपने आप को बहुत डेफिशिएंट पाता था कि मेरे को तो आता ही नहीं, क्योंकि मैं उस नाते तो आइडियोलॉजिकल था ही नहीं। अब वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिलते थे जो मैंने कॉलेज तक में भी नहीं सुने थे, और एक बहुत बड़ी खुशी तब होती है जब आपको जो पढ़ा रहे हैं वो लोग हैं जिनकी किताबें आप पढ़ के आए हो। तो एक वो अजूबा सा लगता था कि ये वही हैं जिनकी बुक्स हम पढ़ते ये वही बिपिन चंद्रा हैं, ये वही के.एन. पानिकर हैं, ये वही आदित्य और मृदुला मुखर्जी हैं, तो ये वही इरफान हबीब हैं। तो उनको देख के एक वो जो ऑरा था वो भी टूटता है। टूटने से मेरा मतलब है फिर आप उससे रिलेट कर सकते हैं, और आपको ये एहसास होता है कि आप एक ऐसी जगह में हैं जहां अब आपके लिए अथाह समंदर है बहुत कुछ हासिल करने का। तो जेएनयू के 2 साल, और कोई भी जब किसी भी समाज में जब कोई ऐसी व्यवस्था शासन में आ जाए जो तानाशाही की ट्रेनिंग से आए हों, उनका पहला निशाना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ख़ास तौर पे जेएनयू की तरह के वो होते हैं। उदाहरण के तौर पे
जब जर्मनी में नाज़ी सत्ता में आए तो जो उनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी सबसे पहले वो टारगेट की गई थी। तो खैर मैं उसमें ये नहीं कहता कि ये इन्होंने कोई नई चीज़ की है, क्योंकि इनका जो प्रेरणा स्रोत है, जब आरएसएस बनी थी 1925 में, तो ये काफ़ी फाशिस्ट विचारधारा से सहमति रखते थे और उन्हीं के गुणगान करते थे। उनकी जो पूरी वेशभूषा भी जो है, जो वो डंडा ट्रेनिंग वगैरह जो करते हैं, वो सारा का सारा फाशिस्ट फोर्सेस जो है वो वहाँ से वो सारी इन्होंने ड्रॉ की हैं। जो आप अभी बातें बोले उसको मैं आगे जाके लिंक करके कुछ सवाल पूछूंगी आपसे, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात उठाई कि चुनाव का जो मुद्दा, क्योंकि अभी रिसेंट लूसू में इलेक्शन हुए ना जी, तो वहां पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए जी। ऐसा इलेक्शन तो हम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल यहाँ भी नहीं देख पाए थे। नहीं, और 1 साल की टर्म, नहीं उसमें हासिल क्या होता है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, क्या हासिल होता है? 1 साल में आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, 1 साल में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, 1 साल में आप कोई बेहतरी नहीं ला सकते। लेकिन क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, पूरा देश उस पर नज़र गड़ाए रखता है, और ये पैसे का जो बोलबाला है, ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में नहीं, अन्यथा भी जो पैसे का बोलबाला लगता है वो कि वो यूथ के बीच में ऐसा बिल्कुल, प्रचार किया जा रहा है। आप वहीं से ये सीख के जा रहे हैं और यदि वही आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है आगे बड़ी राजनीति में आने का, हाँ। तो जब आपने शुरुआत ही वहां से की तो आपके एथिक्स और मोरालिटी तो वहीं खत्म हो चुके हैं। पैसे की भूमिका यदि आपने वहीं स्वीकार ली इस स्तर पे, तो उसके बाद जब आप बड़ी राजनीति में आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी में आएंगे, कभी एमएलए एमपी का चुनाव लड़ेंगे, तो आप तो उन चीज़ को बड़े स्वाभाविक तौर पे, बड़े सरल तौर पे अपना लेंगे, बजाय उससे भिड़ने के लिए या उसको रोकने का प्रयास करने के लिए। शायद आपके मन में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने जेएनयू का जिक्र किया था, वो जगह अलग है थी, अब मुझे नहीं पता कैसी। इसमें बहुत विवाद है, इसलिए मैंने जेएनयू पे आपसे ज्यादा पूछा कि आप वहां रहे हैं तो वहां क्या आपने सीखा, क्या ऐसा था जिसको लेकर आज कुछ लोगों को उससे खतरा भी महसूस हुआ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी दिल नहीं किया आपका स्कूल से निकल के कॉलेज भी आप आए कि मैं अपने फादर की तरह मैं जाऊँ, राजनीति में जाऊँ? आपने यूपीएससी को, सिविल सर्विसेज को क्यों चूज किया? नहीं, बस वो असल में शुरू से ही, क्योंकि हमको थोड़ा पीछे रखा इन सब चीज़ों से, किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से। तो जब मैं कॉलेज में भी गया, मुझे आज तक याद है जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जब मैंने ज्वाइन की 1989 में, तो मेरे पास हरियाणा के बहुत लोग आए। अच्छा। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेजेस में या पोस्ट ग्रेजुएशन ग्वायर हॉल इधर उधर से, जो क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कौन हूँ, किस तरह से हूँ, तो वो मुझे इन्वॉल्व करना चाहते थे पहले दिन से। मैंने बिल्कुल कॉन्शियसली कभी भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन मैं इसी तरह से जेएनयू में भी, हालांकि जेएनयू में जो पॉलिटिक्स है वो आप वो एक बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है, नेचुरली आती है वो, लेकिन मैं वहाँ भी डायरेक्टली कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी या स्टूडेंट एसोसिएशन का किसी तरह से मैं हिस्सा नहीं बना। मैं अपने पॉलिटिकल विचार रखता था, लेकिन मैं कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी स्तर पे नहीं जुड़ा। और यूपीएससी किया तब सोचा था कि मतलब इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, 9th रैंक अगर मैं गलत नहीं तो? हाँ जी, नहीं, मैंने तो कभी यही नहीं सोचा था कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता हूँ। जो मैंने कहा कि मैं एक एवरेज, अबव एवरेज स्टूडेंट था जो निरंतर लंबी पढ़ाई नहीं कर सकता था। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए आपको एक्सेप्शनली ब्राइट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एक जनरल एग्ज़ाम है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए। और मेहनत क्योंकि मैं नहीं करता था, इसीलिए मैं सिर्फ अबव एवरेज था, मैं ब्राइट में नहीं था। मेरे पेरेंट्स को, मेरी माँ को तो मैं लगता हूँ, सबको अपना बच्चा बहुत ब्राइट लगता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि मेरे 90% नंबर आए हों। मैं 90 इसलिए कह रहा हूँ, उस ज़माने में 80-85 नंबर भी बहुत ज़्यादा होते थे। वहाँ फर्स्ट डिवीजन उस टाइम पे आती थी तो बड़ी बात होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी उस तरह से नहीं था। तो लेकिन क्योंकि मैं बड़ा होना शुरू हो गया था, एमए कर चुका था, एमए के बाद मैंने एक सेमेस्टर कैंपस लॉ सेंटर जो है दिल्ली का, वहाँ से मैंने एक सेमेस्टर लॉ का भी किया था। तो तब मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन निकाल दी पूरी, मैंने अपने 3 साल वो निकाले, वहाँ मैंने कोई
देसी भाषा में कहूँ तो कोई लठ नहीं गाड़े, तो कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई एम भी नहीं था तब तक कि मुझे कुछ ये भी- करना कुछ भी ये नहीं- बनना कुछ है। भी नहीं था। सब्जेक्ट्स भी ऐसे लिए आपने? कुछ भी सब्जेक्ट तो ये था कि मैं क्योंकि साइंस वाली मेहनत मैं कर नहीं सकता था, तो इसलिए मैं 11वीं क्लास से मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हो गया था। तो और वो चीज़ आगे चलती चली गई। जेएनयू का जो एंट्रेंस मैंने लिया, मुझे तो पता भी नहीं था जेएनयू होती है और जेएनयू में एंट्रेंस होता है। जेएनयू का नाम सुना था, लेकिन हमेशा ये सुना था कि तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखों की यूनिवर्सिटी है, तो कभी मैंने सोचा भी नहीं। वो तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दिन वो आके फॉर्म ले आया, कहता जेएनयू का एंट्रेंस ले लेते हैं। मैंने कहा एंट्रेंस ले लेते हैं, इसमें सिलेबस क्या होगा? तो सिलेबस देखा तो 3 साल की जो हिस्ट्री जो की थी कॉलेज में वो सिलेबस था। मैंने कहा तो कॉलेज में 53% नंबर आए हुए हैं, यहाँ कहाँ क्वालिफाई करेंगे इसके लिए। तो खैर वो मेरी रियलाइजेशन बहुत लेट आई थी मुझे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड 3 साल मैंने कॉलेज में निकाले। वहाँ कोई मैंने मेहनत नहीं की, वहाँ मैंने स्पोर्ट्स भी छोड़ दिए थे बल्कि। तो उस नाते मुझे कोई उम्मीद इस नाते नहीं थी। लेकिन चलिए मैं जेएनयू पहुँच गया, लेकिन वहाँ मैंने अपने जीवन में सुधार करना शुरू किया, और वो कैसे हुआ वो मुझे नहीं पता। वो शायद उस माहौल में अपने आप हो गया। उस माहौल में शायद मैंने चैलेंज्ड महसूस किया कि एक चुनौती जो थी। हाँ। चुनौती है, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा ना फीलिंग ऑफ डेफिशिएंसी या वो इन्फीरियोरिटी टाइप होता है ना कि अरे ये कहाँ गया तू, लेकिन पहुंच गया था एंट्रेंस में रैंक भी 7वां 8वां था। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि ऐसे नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, और जब पढ़ाई की तो होगी। मैं उनके बराबरी पे आ गया। 3 महीने में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं बहुत पीछे रहा हूँ। तो वो एक प्रोग्रेशन था। और उसके बाद, क्योंकि एमए करने के बाद ही मुझे नहीं पता था क्या करना है। एमए मैंने इसलिए नहीं की थी कि मेरे को इसके आगे एकेडमिक्स में जाना है, प्रोफेसर बनना है तो मैं एमफिल करूँ, पीएचडी करूँ, वो भी नहीं था। मुझे ये जो जेआरएफ और नेट वगैरह जो होते हैं एग्जाम्स, मैं सही मायने में मैं लोगों से इनकी फुल फॉर्म पूछता था, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये कभी करना है कि ये कभी करना है। तो एक उस तरह की मानसिकता, आप उसको कह सकते हैं बिल्कुल अंग्रेजी में रडरलेस। मुझे नहीं पता था करना क्या है। और इसी तरह से मैं वो कैंपस लॉ सेंटर में आ गया। कैंपस लॉ सेंटर में मुझे ये एहसास ज़रूर हुआ कि मेरे जितने कॉलेज में दोस्त थे जिन्होंने कॉलेज के बाद लॉ ज्वाइन की, जब मैं कैंपस लॉ सेंटर गया वो 3rd ईयर में थे और मैं 1st ईयर में गया था, क्योंकि मैं एमए करके गया था। तब मुझे लगा ये तो नहीं हो सकता कि मैं अब 3 साल यहाँ पढ़ूँ और ये 3 साल में तो इनकी तो वकालतें भी 2-2 साल की हो जाएंगी। तो तब मुझे एक मेरे दोस्त के साथ मिलके ये डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज की ट्राई करते हैं। वही वाली बात है, जैसे मैंने जेएनयू के लिए कभी नहीं सोचा था कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, सिविल सर्विसेज शुरुआती तौर पे मैंने कभी नहीं सोचा था मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिर्फ 2.5-3 महीने की तैयारी में जो मेरा प्रिलिमिनरी क्लियर हुआ, और उसके बाद मेंस में जो मेरे मार्क्स आए, मेंस का जो एग्ज़ाम था, इन स्पाइट द फैक्ट कि मैंने वो एग्ज़ाम तैयारी के बीच में ही छोड़ दिया था, घर में नहीं बताया था लेकिन छोड़ दिया था, क्योंकि दूसरा ऑप्शनल जो एंथ्रोपोलॉजी का था वो मैं नहीं कर पाया था। अच्छा। तो मैंने एग्ज़ाम लेने का छोड़ दिया था, और मैंने एंथ्रोपोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट भी नहीं किया। हाँ, हिस्ट्री, जनरल स्टडीज़ और एसे मैंने कहा ट्राई करते हैं, क्योंकि अगले साल फिर लेना है। लेकिन उनमें जो नंबर आए बिना लंबी चौड़ी तैयारी किए, उससे मेरा वो ये हो गया कि ये हो सकता है, इसमें कोई सर के आधे बाल कटा के कोप भवन में बैठ के तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी अगर ठीक ठाक ऑनेस्ट पढ़ाई करे तो ये भी हो सकता है। हुआ, लेकिन 3 साल लगे मुझे, और पहले 2 साल में मेरे को ऐसा भी नहीं था कि कोई भी नौकरी मिली हो। सो 3rd अटेम्प्ट में फाइनली क्वालिफाई करना और टॉप 10 रैंक आना, वो तो एक सोने पे सुहागा वाली बात थी। जो अभी भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोई आप गाइडेंस के लिए कुछ कहना चाहें कि एक ये चीज़ कीजिए तो आपके रास्ते थोड़े आसान हो जाते हैं? देखिए, एक तो ये है कि आपको बचपन से एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। दूसरा, मेरा ख़ास तौर पे जो हमारे हरियाणा के बच्चे हैं उनसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कृपया करके 12वीं क्लास तक साइंस और मैथ ज़रूर कर लें, क्योंकि आप 12वीं के बाद भी आर्ट्स में शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। लेकिन यदि 11वीं में आपने साइंस और मैथ्स छोड़ के आर्ट्स ले ली तो आप उस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं जा पाएंगे।
और सिर्फ आर्ट्स करके आपके लिए करीब करीब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, 2-3 चीज़ें खुली रहती हैं। यहाँ तक कि आप दिल्ली में इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आम तौर पे जितने अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें मैथ्स होना कंपलसरी है, और यदि आपने 11वीं क्लास से मैथ्स छोड़ दी है तो आप इकोनॉमिक्स के लायक भी नहीं रहते। ज्यादातर बच्चे भागते हैं मैथ्स से, बस हमारे वाले भागते हैं। हरियाणा में ये खास इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, और इसीलिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि कम से कम 12वीं तक ज़रूर करना चाहिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी बाद में आती है जी। अच्छी पढ़ाई रखिए अपनी, और फिर कॉलेज में आके यदि आपने डिसाइड कर लिया सिविल सर्विसेज लेने का, तो ये नहीं है कि आप कॉलेज में सिविल सर्विसेज को टारगेट करके पढ़ाई शुरू कर दें, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएं और जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर्स और इंटेलिजेंट मैगजीन्स जो हैं, इंटेलिजेंस मतलब सीरियस मैगजीन्स जो हैं, उनका अध्ययन शुरू कर दें। तो आप जब भी सिविल सर्विसेज लेने की सोचेंगे तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे उस तरह की चीज़ करने के लिए। उसके बाद तो आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करते हैं, क्या सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा आजकल अवेयरनेस भी बहुत आ गई बच्चों में, ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर अच्छे अच्छे हैं, बच्चे अवेयर हैं, और तभी आज हम देते कितने एस्पिरेंट्स हैं हरियाणा से भी, और कितने क्वालिफाई करते हैं। और इसीलिए वो क्वालिफाई करना शुरू हो गए क्योंकि अब संख्या है जी। हमारे टाइम में संख्या नहीं थी। कहते थे कि जी हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैं उस बात को तब भी नहीं मानता था। अगर आपके एग्ज़ाम लेने वाले ही 10 हैं बिल्कुल, और उनमें से एक सेलेक्ट हुआ या एक भी नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप 1000 बच्चे जब एग्ज़ाम लेंगे तो स्वाभाविक है, और सीरियस एग्ज़ाम लेंगे, कि 10 तो सेलेक्ट होंगे। सिविल सर्विसेज ऐसा नहीं है कि 10 में से 5 सेलेक्ट होंगे। सिविल सर्विस में 100 में से 2-4 भी हो जाएं तो आप ये मानिए कि बहुत हो गए। दूसरा, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, खास तौर पर जब मैं स्कूल या कॉलेज में कभी मेरे को बुला लें, आपको अपनी क्षमता पता होनी चाहिए। अपने आप को और अपने माँ बाप को इस भुलावे में ना रखें कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लेने की क्षमता मेरे में है और आपको पता है आप में नहीं है, और 5 साल 6 साल बर्बाद कर दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अनेकों उदाहरण देखे हैं जो सिर्फ ये कह के दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते थे कि पीछे गांव में या शहर, छोटे शहर से जहाँ से भी आ रहे हैं, कि बेटा क्या कर रहा है, कि जी IAS की तैयारी कर रहा है, और वो हर महीने, उस समय तो मतलब 10-12 हज़ार रुपये बहुत होते थे, वो घर से आते थे, उनका वो जो भी करते थे, और 3-4 साल 5 साल ज़ाया करके और फिर घर जाते थे। और क्योंकि आप IAS की तैयारी कर रहे थे तो आपसे ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछे जाते थे कि भाई बहुत बड़ी चीज़ करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुई होगी। उस धोखे में कभी किसी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार जो आपका है वो आप में इन्वेस्टेड होता है। राइट। इन्वेस्टेड सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं, हर हिसाब से, ख़ास तौर पे इमोशनली। तो उस इमोशन को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ लाइफ में कि 21 साल बाद आप अपनी सर्विस छोड़ के पॉलिटिकल करियर बना रहे हो, ये बापू हानिकारक यहाँ पर हो गए? वो प्रेशर था पिताजी का, परिवार का, कि भाई देखो इतनी मेहनत की है, इतने सालों से लगे हुए, हम धक्के खा रहे हैं, जैसे अपने बोलते हैं कि भाई धक्के खा रहे हैं, सब कुछ इसमें लगा रखा है, अब संभालो इसको, आके मैंने संभाल लिया जो करना था। नहीं, ऐसा तो बल्कि कभी था ही नहीं। मुझे खुद ये ज़रूर था, मैंने शायद शुरू में कहा नहीं, कि मेरे लिए जो IAS का एग्ज़ाम जो था वो एक पॉइंट पे आके एक खुद की आइडेंटिटी का इशू बन गया था। अच्छा। क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे मेरे पिताजी राजनीति में इस सूरत में नहीं आने देंगे कि कुछ नहीं कर सका इसलिए कुर्ता पजामा पहन के आ जा। तो और इसमें मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उन्होंने भी मुझे समझा दिया था कि ज़्यादा अपने पिताजी के भरोसे ना रह जाए, ये खुद कर लियो कुछ। तो वो कुछ ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स थे जिनसे मैं ट्रिगर हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह से कर पाऊँगा। और मैं ईमानदारी से बताता हूँ, जब मैंने पहला अटेम्प्ट लिया और मेरा प्रिलिमिनरी क्लियर हुआ, मैं उसी में बहुत खुश था कि कोई ये नहीं कहेगा कि डफर है। लेकिन ये चीज़ फिर मुझे समझ में आनी शुरू हो गई थी कि लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए, कम से कम इस नाते कि यदि आपको अपना कुछ करना ही है
तो सिविल सर्विस, जैसे मैंने कहा, आर्ट्स वाले के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं होता। या तो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, या आप जर्नलिज्म की तरफ जाएं। आर्टिस्ट में था नहीं, लिखने का मुझे शौक उस तरह से कभी रहा नहीं। जितना भी ठीक लिख लेता हूँ, लेकिन लंबा लिखने का या किताब लिखने का कभी मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पाया। तो कोई लंबे चौड़े रास्ते ही नहीं थे कहीं जाने के। विदेश जाके पढ़ाई करने का भी ये रास्ता नहीं था। अगर वही करना होता तो मैं वकालत करके फिर चला जाता। वकालत मैंने 1 सेमेस्टर करके छोड़ दी। तो उस नाते बड़ा अटपटा सा समय था वो मेरे लिए। लेकिन हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम में मुझे ये समझ में आ गया था कि तुझे कुछ खुद करना है। लेकिन ये कब रियलाइज किया आपने कि बस अब ये हो गया, जो मैंने करना था, सर्विस में जितना करना था कर लिया, अब मैं पहन लेता हूँ कुर्ता पजामा जो मैंने अभी तक नहीं पहना था राजनीति में? ये मैंने, आपको हैरानी होगी, ये मैंने उस दिन रियलाइज कर लिया था जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था। इतना पहले आईएएस क्वालिफाई करना मेरे लिए अपने आप को प्रूव करने वाली बात थी, अपनी सराउंडिंग में फैमिली को प्रूव करने वाली बात थी? बिल्कुल थी। कई बार ना, जैसे मेरी फैमिली में हम एक दूसरे से ही कंपटीशन करते थे, भाई बहन, कि मेरी बहन के इस बार इतने आए हैं, मेरे से बड़ी वाले के, तो मुझे फिर जब मैं बोर्ड में जाऊंगी तो मुझे उससे ज्यादा ही लेने हैं। नहीं, मैं प्रूव करने वाला, फैमिली को प्रूव करने के लिए नहीं था, सराउंडिंग कह सकते हो, समाज को। हाँ, समाज को प्रूव करने के लिए था। क्योंकि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग और ये भी ज्यादा समझ में नहीं आती लोगों को, और पैसा तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यदि आपने कोई बड़ा बिजनेस करके बड़ा पैसा कमाया है, उसकी कोई लंबी चौड़ी कदर अब तक नहीं थी। अब होनी शुरू हो गई है, लेकिन अदरवाइज नहीं थी। हाँ, बड़ी सरकारी नौकरी और देखिए सुदेश जी, बड़ी सीधी सी चीज़ थी। यदि आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं तो आपकी काबिलियत के ऊपर पूरी जिंदगी कोई सवालिया निशान नहीं लगाता, उससे ऊपर है ही नहीं कुछ। तो इसीलिए मैंने जिस दिन आईएएस क्वालिफाई किया, मेरे लिए आईएएस की नौकरी उस दिन खत्म हो गई थी। उसके बाद नौकरी थी, ज्वाइन कर ली, उस रास्ते पे चल दिए, और मैं हमेशा इस सोच में था कि कितने दिन चलेगी। और 2 बार बिल्कुल ऐसे मौके थे कि मैं बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार था। रीजन? राजनीति में जाने का शौक था। वो शौक जो मैं कभी घर में खुले तौर पे बता नहीं पाया था। लेकिन कब आपको वो लगा कि मुझे, अब आपने कहा 2-3 बार ऐसा हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था पॉलिटिकली, कोई घर में या स्टेट में? ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं दूसरे इंसिडेंट का जिक्र कर देता हूँ, पहले की रहने देता हूँ। 2011 में, अच्छा, ये हिसार लोकसभा जो है, चौधरी भजन लाल का देहांत हुआ था और बाई इलेक्शन था। जी। तो उस समय मैंने अपनी दिलचस्पी जो है अपने पिताजी को जाहिर की थी, और तब उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि हम किसी से ज़्यादा वकालत नहीं करेंगे टिकट के लिए। 2-3 जो कांग्रेस लीडरशिप के टॉप लीडर्स हैं, सिर्फ उनको बताएंगे और अपना क्रेडेंशियल रखेंगे कि ऐसे ऐसे लड़का है, आईएएस की नौकरी करता है, छोड़ के राजनीति में आना चाहता है, ये बाई इलेक्शन है, अगर आप उचित समझें तो देख लें। तो वो तब 2011 में नहीं हो पाया। लेकिन पॉसिबिलिटी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे राजनेता को उनको भी पता होगा, शायद आपका मन रखने के लिए बोला, कि जो हालात थे उस टाइम पे तो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वहाँ टिकट हो। ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पिताजी का उस समय की कांग्रेस में बहुत बड़ा दर्जा था। हालांकि मुझे एहसास नहीं था। भजन लाल जी के जाने के बाद तो सिंपैथी वोट हम मान सकते हैं कि वो कुलदीप बिश्नोई को मिला। नहीं, वो एक अलग चीज है। वो तो भजन लाल जी ने भी, जब वो चुनाव जीता था, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थोड़े थे। हाँ जी, वही। वो तो उनकी अपनी पार्टी थी जिससे वो जीते थे। आई थिंक हजका बोलते थे उस पार्टी को। तो वो थे। और ऑफ कोर्स कुलदीप बिश्नोई उसके बाद बाई इलेक्शन के लिए आए थे। सी, विनिंग लूजिंग पॉइंट नहीं था। पॉइंट था कि अगर एक अपॉर्चुनिटी है और अगर आपको मौका मिलता है तो बिल्कुल उस मौके को उठाइए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यदि आप हार जीत के बारे में ही सोच के और ये सोचते रहें कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, तो आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। फिर आप समाज सेवा अन्य माध्यम से कर लीजिए, कोई एनजीओ चला लीजिए। मुझे लगता है राजनीति समाज सेवा रह गई है। बहुत कम लोगों में ये विचार है। लेकिन यदि आपको इस देश का सही मायने में कुछ करना है तो आपको ऐसे ही लोग ढूंढने पड़ेंगे। क्योंकि हरियाणा में तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि यहाँ पे राजनीति का मतलब सिर्फ एमएलए बनने तक रह गया है। ठीक है, चाहिए एमएलए या जिला परिषद या जो भी है,
किसी का कोई सोच से संबंध नहीं है, वो क्या करेगा, किस चीज़ को आगे बढ़ाएगा, वो ठीक है लोग तैयार करवा लेते हैं अपना कि जी मैं अपने इलाके के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसकी डिटेल अगर उनसे आप पूछ लें तो शायद उनको वो 4 लाइन भी उसके ऊपर नहीं बता पाएंगे कि इसको करेंगे कैसे, लेकिन वो बहुत हैं सिखाने वाले। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जब चुनाव आता है बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो हमें पता है कि फिजिबल ही नहीं है चीज़ जो आप मन से बोल और रहे हो। उसको छोड़िए, हरियाणा में राजनीति में एक बड़ी, ये शायद शेखर गुप्ता जी ने कही थी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि शायद पूरे देश में सबसे ज्यादा विचारधारा विहीन राजनेता अगर कहीं पे हैं तो वो हरियाणा में है। और वो गलत नहीं कहा उन्होंने। वो घातक है। वो मतलब किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए जहां पे सिर्फ पद की प्राप्ति ही आपकी राजनीति है, मैं ये नहीं कहता कि राजनीति में पद की महत्वाकांक्षा करना कोई गलत चीज है, क्योंकि आप किसी पोजीशन में आएंगे तभी वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, लेकिन उस तरह के लोग बहुत कम हैं। 2011 में तो आप नहीं कर पाए। हाँ, वो नहीं हुआ तो मैं नौकरी में चला, और वो 2011 से वो 8 साल और निकल गया उस चक्कर में। 8 साल में ऐसा फिर क्या ट्रिगर हुआ कि आपने कहा कि अब वीआरएस ले लें? टिकट तो वहाँ ट्रिगर वो था, वहाँ मेरे को मेरे पिताजी ने पूछा था कि अब नहीं, पूछा था सर कि भाई तेरी अगर कोई सलाह हो तो कुछ बात करें। मैं पीछे मुड़ के देखूं तो हालांकि ये फैसला मुझे, इसका जवाब बची हुई मेरे राजनीतिक जीवन में सदा देना पड़ेगा। बिल्कुल पूछेंगे हम, ठीक है ना, कि आपने शुरुआत वहां से कहाँ कर ली, जहाँ के आप थे नहीं, जहाँ आपने कभी महसूस नहीं। 4 दशक की राजनीति आपके पिताजी ने, क्योंकि जो परिवार राजनीति करा वो विचारधारा की जो बात करते हैं, उनमें और मेरे में फर्क है। उनमें और मेरे में फर्क सेंस मतलब कैसे? सेंस ये कि आपने जब कहा कि 42 साल की राजनीति थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी जवानी अपनी उसमें घोट दी और मेहनत के साथ साथ अकल बहुत थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेहनत के हिसाब से चल रहे थे, उनका बड़ा एक दर्जा था, लेकिन उनके लिए पार्टी में पता नहीं किन कारणों से रास्ते बंद कर दिए सारे के सारे। ये धीरे धीरे हुआ या फिर और क्या पार्टी में कई लोगों की तरफ से हुआ या पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की तरफ से हुआ? नहीं, देखिए इसमें, क्योंकि देखो हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह को बहुत बचपन से देखा है और आज वो उचाना की सीट की बात हम सिर्फ कर रहे हैं। उनको हमने उस वक्त देखा जब कहते हैं बांगड़ की राजनीति तो उनके नाम से होती है, बांगड़ की राजनीति उनके नाम से होती है। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति में बड़ा नाम नहीं थे, अपनी बैठ तक रोहतक तक सिमटे हुए थे, तब राजीव गांधी जी के साथ उनके रिश्ते और वहाँ इतने बड़े बड़े पद, मंत्रालय, तब के राजनेता थे वो। तो वो जो रास्ते बंद करने वाली बात थी वो डिटेल में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, वो रास्ते, मैं ये नहीं कहूँगा किसी एक व्यक्ति की वजह से बंद हो गए। एक व्यक्ति से कोई रास्ता बंद नहीं होता। वो तो जब पूरा सिस्टम, वो क्या है, वो पूरी कायनात जब तक आपके खिलाफ ना हो जाए, आपकी पूरी मदद में ना आ जाए, तब तक बात सिरे नहीं चढ़ती। आप इतने मजबूर नहीं हो जाते कि जिस पार्टी को आपने अपनी माँ की तरह 4 दशक की सेवा की है उसको आप ये तो घर के ऊपर भी है। आप भले ही अपने सगे भाई से लड़के दूसरे के बारने चले जाएं, लेकिन वहाँ कभी अपने आप को वो अपनत्व की भावना जो है वो कभी नहीं हो सकती। तो उस तरह की चीज़ है वो, उसमें दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, वो पूरी व्यवस्था हो जाती है फिर। तो वो एक राजनीतिक मजबूरी का एक कारण था। और देखिए उस समय अकेले मेरे पिताजी नहीं, उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े हरियाणा के नेता थे जो छोड़ के बीजेपी में गए थे। और उस समय ऐसा नहीं है कि हरियाणा में कोई बीजेपी का बहुत बड़ा डंका बजा हुआ था। 2014 के चुनाव से पहले किसी ने सपने में ये नहीं सोचा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो ऐसा नहीं था कि वो पार्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा। लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी कभी रीजनल पार्टी के बारे में उन्होंने सोचा नहीं ज्वाइन करने का या अपनी बनाने का, तो वो एक अलग चीज़ है। दूसरा, जो खुद कहते हैं, हालांकि मैं भी उससे ज़्यादा सहमत तो नहीं हूँ, कि भाई वाजपेयी वाले 6 साल जो थे उसमें कभी ऐसा नहीं लगा था कि बीजेपी का असली रूप क्या निकलेगा। और मोदी जी के भी शायद पहले वाले 4 साढ़े 4 साल ऐसे नहीं थे। वो सेकंड टर्म में पूरा एजेंडा जो अनफोल्ड होना शुरू हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मैं उस समय आ गया था। तो वो जो 4 साढ़े 4 साल जो मैंने वहाँ बिताए, वो कैसे बिताए वो मैं जानता हूँ उसका। लेकिन ठीक है, उन्होंने मेरे को मौका दिया था
तो कम से कम एक मेरे को स्टार्ट तो मिला राजनीति में। लेकिन हाँ, एक वो जगह नहीं थी जहाँ से मुझे शुरू करना चाहिए था। रिग्रेट रहेगा उसका आपको? दोनों चीज़ें हैं। उन्होंने मौका दिया, जहाँ हम चाहते थे वो मौका ही नहीं देना चाह रहे थे। मौका दिया और इतनी बड़ी जीत हासिल किया आपने, क्योंकि जनाधार था उस बेल्ट में। जनाधार भी था, और उस समय मोदी जी का खास तौर पे बालाकोट का, क्योंकि इंसिडेंट हो चुका था, पुलवामा और बालाकोट, ये तो एक वो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम का चुनाव था। वो कम से कम पूरे उत्तरी भारत में तो वो एक ही सेंटिमेंट था। तो अदरवाइज हरियाणा में इस तरह के मार्जिन्स कभी नहीं आए। तो मैं ये कहूँ कि मैं 3.25 लाख वोट से सिर्फ अपने दम पे या उससे जीतते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक अलग तरह का वेव इलेक्शन था वो, और वो वेव सारी की सारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर थी। तो वो बहुत एक सेंटिमेंटल इमोशनल चीज़ है किसी भी भारतीय के लिए। तो उस नाते मौका मिला था, तो रिग्रेट उस नाते तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे मैंने कहा कि वो मेरा घर नहीं था। कभी आपको वहाँ जाके होमली फील नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं। फर्स्ट सेशन, क्योंकि हमारे फर्स्ट सेशन में ही ये 370 और 35A वाला आ गया था मुद्दा लास्ट में। लास्ट में क्या, वो एक सेशन भी एक्सटेंड होता गया और किसी को नहीं पता था कि होना क्या है। तो 370 और 35A के ऊपर जो स्पीचेस हुई, खास तौर पे एक दो स्पीचेस तो इतनी जहरीली स्पीचेस थी पार्लियामेंट के पटल से, मुझे वहीं गड़बड़ लगनी शुरू हो गई थी। मैं एक शायद मैंने किसी और इंटरव्यू में कहा भी है कि एक स्टेज ऐसी आई कि मेरा खुद का बीपी बढ़ गया था। अच्छा, पार्लियामेंट में स्पीच सुनते और मैं बताएंगे कौन सी वाली स्पीच, क्योंकि मैं रिकॉल नहीं वो मैं जिक्र नहीं करूंगा। उसमें देखेंगे आप, कई थी, बहुत गजब की स्पीचेस थी। तो मैं बाहर निकला और मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त है स्कूल का, कॉलेज में भी हम साथ थे जी। उसको मैं बहुत मानता हूँ पढ़ाई लिखाई और सूझबूझ के मामले में। एकेडमिक कह लीजिए, जर्नलिस्ट हैं एसेंशियली। उसे मैंने फ़ोन किया, तो मैंने कहा यार मेरा तो इस्तीफ़ा देने का मन कर रहा है। उसने कहा 1 साल में 2 इस्तीफे नहीं देते। तो खैर वो चीज़ ठंडी भी नहीं पड़ी थी, किसान एजिटेशन शुरू हो गया, और उसके अंदर फिर से जो भाषा इस्तेमाल हुई, सरकार अपना कितना ही पल्ला झाड़ती रहे कि हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। भाषा से भी ज्यादा नाराजगी जो लोगों में थी वो ना बोलने की नाराजगी थी। आप एड्रेस नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इतना इन 3 बिलों को जो लेकर आए, तब बताया था कैसे बदलाव आ जाएगा, कैसे आपकी आमदनी 2022 तक दावा किया था कि दोगुनी हो जाएगी। और जब वो लोग एजिटेशन के लिए पहुंचे तो कोई उनसे बात नहीं कर रहा था, वो सीधा प्रधानमंत्री से बात करना चाहते थे लोग। नहीं, उसमें तो देखिए वो चीज़ तो तभी समझ में आनी शुरू होगी थी कि किसान से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये व्यापारियों की पार्टी है, ये एक विशेष वर्ग है जिसने चौकड़ी मार रखी है इस पार्टी की राजनीतिक व्यवस्था, जहाँ तक उसका सवाल है। और सरकारी तौर पर उन्होंने कुछ ना कहा हो, लेकिन उनके लोगों ने, और माफ़ी चाहूँगा जिस प्रकार से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने जो भाषा इस्तेमाल की किसानों, हरियाणा पंजाब के किसानों के लिए, देशद्रोही कहना, खालिस्तानी कहना, मतलब क्या क्या नहीं कहा गया। उस वक्त आपको और आपके पिताजी को नहीं लगा कि हमें कहीं मतलब ऐसा खुल के बात रखनी चाहिए? कोई पार्टी की तरफ से इस तरह का दबाव रहता है मेरे पिताजी बीजेपी में? क्योंकि हमने देखा कि बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे, हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं ऐसे राजनेताओं से बीजेपी के, जो कुछ मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बेबसी है। मेरे पिताजी इकलौते सीनियर बीजेपी के लीडर थे जिन्होंने, क्योंकि आंदोलन के मंच पे तो पॉलिटिकल लोग अलाउड नहीं थे, मेरे पिताजी ने जगह जगह पे जाके उनके समर्थन में धरने दिए हैं। हिसार से लेके और पलवल तक अनेकों जगह वो गए हैं। लेकिन उस समय का माहौल जिस तरह का था, उनकी आवाज़ उस प्रकार से नहीं सुनी गई थी, क्योंकि उनसे लोग उम्मीद ये रखते थे कि सरकार इनकी आवाज़ सुनेगी। सरकार में तो आवाज़ सुनने का खाना ही नहीं था। सरकार ने जो नेगोशिएटर्स बनाए थे सरकार की तरफ से, वो ऐसे लोग थे जिनका खेती से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, और उनमें कोई भी ऐसा नेता नहीं था जिससे वो किसान नेता जो हैं या किसान
किसानों के जो समूह को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे, जो उनसे बात कर सकें और जिससे बात करके उनमें ये कॉन्फिडेंस आए कि हमारी बात अगर सुनी जा रही है तो उसका कोई हल निकलेगा। तो सरकार की मंशा तो पहले दिन से क्लियर थी, लेकिन सरकार की मंशा क्लियर इसलिए भी थी, उनका ये मानना था कि 15 दिन, महीना, 1.5 महीना में आंदोलन खत्म हो जाएगा। उनको ये नहीं पता था कि ये 11 महीने तक चलेगा। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, 26 जनवरी की जो घटना हुई थी, 26 जनवरी थी शायद, उस दिन वो आंदोलन अपनी मौत मर जाता अगर गाजीपुर का इंसिडेंट ना हुआ होता। वो भी इन्हीं के पार्टी का एमएलए या एमपी जो था, उसकी बदतमीजी की वजह से वो आंदोलन दोबारा तूल पकड़ा, और उसके बाद ऐसा तूल पकड़ा कि बहुत एक उसने अपना स्वरूप बिल्कुल अलग ले लिया। और मेरा तो ये मानना है कि 1947 के बाद देश में शायद इस प्रकार का गांधीयन एजिटेशन मेरे ख्याल से देश में और कोई नहीं हुआ जो वो 11 महीने यहाँ हुआ है। बहुत कोशिश की सरकार ने कि किसी तरह से इसमें वायलेंस हो जाए, किसी तरह से जो मैंने कहा 26 जनवरी वाली टाइप घटना कोई घट जाए जिससे इसको तोड़ा जा सके। नहीं, उस दिन हो गया था कि बस अब खत्म है। उस दिन हो गया था। मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें चलने लगी थी कि तब सब खत्म हो गया, सब कुछ हट गया। सारे किसान और उनके नेता हताश हो गए थे। बिल्कुल, इट्स अ फैक्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो एक घटना घटी गाजीपुर में टकैत साहब के साथ, और उसके बाद वो आंदोलन, उसके बाद तो वो कहाँ तक चला गया। तो मेरे पिताजी बोले, मेरे से जब भी पूछा गया, मेरे से सिर्फ मैं ही था मेरे ख्याल से जिसके पास वो आगे पूछते थे। और नहीं, आपको भी लगता था कि ये वैसे समझ नहीं पा रहे किसान? मतलब बीजेपी ने तो बार बार ये कहा ना कि समझ नहीं पा रहे, इनको पढ़ें, एक बार जांचें, आपकी भलाई के लिए है। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई भलाई के लिए था, किसी ने पढ़े तो है ही नहीं, जांचा परखा तो है ही नहीं। देखिए, जिस आदमी की रोजी रोटी जिस चीज के साथ जुड़ी हो, पढ़ा लिखा वर्ग अगर ये माने उसको अपना खुद का इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा और हम समझा पाएंगे इसको, तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। अगर मैं आपको जर्नलिज्म सिखाना शुरू कर दूं, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। तो ये तो एक जो आपका एलीट वर्ग है उसका मानना है कि खेती भी हम आपको सिखा सकते हैं। आपको ध्यान है उस समय एक मंत्री थे, अभी भी मंत्री हैं, जो नेगोशिएटिंग टीम में थे, वो तो ये कहते थे कि आजकल तो खेती तो घर की छत पे भी की जा सकती है। तो जो आदमी स्क्वायर फुट के हिसाब से खेती करने की सलाह दे सकता है, वो हज़ारों एकड़ों में जो हज़ारों हेक्टेयर्स में जो खेती होने लग रही है, उसके बारे में वो क्या हल निकाल के देगा और क्या सोल्यूशन देगा, वो समझ सकते हैं आप। इसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए, हमारे पहलवानों वाला एजिटेशन भी हुआ। तो और तमाम तरीके से हमने देखा कि बीजेपी के जिन नेताओं से लोगों ने उम्मीदें बांधी, चाहे जेजेपी हो, वो उम्मीदों से जो किसान के साथ साथ बाकी वर्ग, खासकर अपने हरियाणा में जाट बाहुल्य जो इलाके थे, वो बहुत आहत थे। नहीं, देखिए, आप जहाँ से मैंने शुरू किया था कि शुरू होते ही 370-35 वगैरह की स्पीचेस, एक के बाद एक बम फोड़े, उसके बाद किसान आंदोलन, उससे पहले और उसके समानांतर कोविड आ चुका था। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि कोविड, ठीक है, वो एक महामारी थी, उसमें जाने जानी थी, उसको आप रोक नहीं सकते। किसी भी विशेषज्ञ से आप बात कर लें, वो आपको बता देता कि ये इस तरह से नहीं जाएगा। जब तक पूरे सोसाइटी के अंदर से, पॉपुलेशन के अंदर से कोविड नहीं निकल जाएगा, इससे मेरा मतलब फैल नहीं जाएगा, तब तक वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। लेकिन उसमें जिस प्रकार के फूहड़पने हो रहे थे, कोई तालियां पीट रहा है, कोई थालियां पीट रहा है, कोई पता नहीं मोमबत्तियां जला रहा है, दिए जला रहा है, ठीक है, लोगों की अपनी आस्था है, वो एक अलग बात है, मैं उसको नहीं, लेकिन जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, और उसके बाद वो जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में जब ये पूछा गया था किसी पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के माध्यम से कि ऑक्सीजन की कमी से कोविड के दौरान कितनी मौतें हुई हैं, उसमें जवाब था एक भी नहीं। आप किस प्रकार का झूठ देश के साथ बोल सकते हैं, और देश उस झूठ को खरीद भी लेता है। अंग्रेजी में कहते हैं स्टिल बाय दैट लाई, बाइंग दैट लाई। तो ठीक है, तो कई घटनाएं, और उसके बाद फिर किसान आंदोलन खत्म हुआ, उसके कुछ महीने बाद ही महिला रेसलर्स का इशू शुरू हो गया। तो बीजेपी में रहना बिल्कुल गले की फांस बन चुकी थी।
मैं फिर भी उनमें से था जो कुछ कुछ बोलता रहता था। लेकिन फिर जब आप, ठीक है, आप गाहे बगाहे बोलते भी रहे, लेकिन जो आपकी टाइमिंग थी उसको लेकर लोगों ने सवाल ये उठाया कि तो अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। अगर इतना ही मन वहां नहीं मिला था, इतनी ही दिक्कतें आपको विचारधारा को लेकर थी, बहुत सारे इश्यूज बीच में आए, आपको लगा कि ठीक नहीं हो रहा है, तो आपने तब क्यों नहीं फैसला किया? ये चुनाव के नजदीक आते ही क्यों फैसला किया? राजनीति में हर चीज का जवाब इस्तीफा नहीं होता। जब SYL के मुद्दे पे मेरे ख्याल से एक बहुत, उस समय यंग लीडर थी हरियाणा की, मैं नाम नहीं लूँगा, MLA थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और उनकी लीडरशिप ने उनको विश्वास दिलाया था कि तेरे को दोबारा MLA बनाएंगे। वो पूरी ज़िंदगी दोबारा MLA नहीं बनी, ठीक है। और उस बात का डर था? और नहीं, उस बात से मैं नहीं डरता था। आप तो कहते कि मेरे को बीजेपी में जाने का फैसला मुझे गलत लग गया था, मालूम हो गया था कि मैं लग गया था, बट उसका उत्तर ये नहीं है ना कि आप इस्तीफा दे दें। आप मुझे एक बात बताइए, आम तौर पे सरकार का अगर कोई बहुत तीव्र विरोध हो रहा हो किसी मुद्दे पे, इस्तीफा कौन देता है? विपक्ष। उनसे सवाल कोई नहीं करता कि आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। देते इस्तीफा, कहते कराओ इलेक्शन। ये पहली बार है कि ये सवाल सरकारी पक्ष के एक दो लोगों से पूछा जा रहा था कि इस्तीफा क्यों नहीं दिया। मैंने आपको पहले कहा, लोगों को जिन नेताओं से उम्मीद थी उन्हीं से थी बस, और किसी की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। और ये उदाहरण है उचाना में, दुष्यंत चौटाला 5 नंबर पर आते हैं, जमानत जब्त होती है 2024 के चुनाव में, जहां से बम्पर जीत दिलाई थी। वो रिजल्ट बता रहा है कि कैसे उम्मीद बांधी हुई थी और फिर मायूस हुए। उनसे तो उम्मीद दूसरी तरह की थी। मैं तो बीजेपी के टिकट पे जीत के आया था, मेरे से वो वाली उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये तो थी कि हमारे अपने राजनेता हैं, लोगों को लगा। वो ठीक है, वो आदमी अपने विचार से, अपनी सोच से कुछ भी अपना मन बना सकता है, लेकिन दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी JJP, व्यक्ति का नाम छोड़िए, वो तो एंटी बीजेपी प्लैंक पे थी। उनको जो वोट मिला, जितना भी मिला, वो तो एंटी बीजेपी प्लैंक पे था। और उसके बाद वो 4 दिन भी नहीं पकड़े, उनकी गोदी में जाके बैठ गए। और उसके बाद किसान आंदोलन के समय उन्होंने वो भाषा इस्तेमाल की जो बीजेपी ने भी इस्तेमाल नहीं की थी, क्योंकि उनका मानना शायद ये था कि ये तो हमारे जेब में हैं लोग, हमारी इतनी बड़ी विरासत है देवीलाल जी की, इनको फिर पटा लेंगे दोबारा, कोई ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन वो एक किसी वरिष्ठ पत्रकार हैं हरियाणा के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि नाराज़गी होना एक अलग बात है, लेकिन जब वो नाराज़गी लोक निंदा का रूप ले ले, उससे फिर आपका पीछा बहुत मुश्किल से छूटता है। उनके साथ तो वही हुआ। ये कहानी क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे को लेकर भी है? अभी वो नाराजगी आप लोगों को नजर आती है? नहीं, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हरियाणा और हरियाणा की जनता प्रदेश में राजनीतिक बदलाव लाने के लिए तत्पर थी, जबकि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था। उसके बावजूद भी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलवाई, 0 से 5 सीट पे लेके आए। लेकिन वो जो कमी थी संगठन की, वो आपकी एक्सपोज हो गई असेंबली इलेक्शन के दौरान, क्योंकि बीजेपी से यदि आपको सही मायने में मुकाबला करना है तो विचारधारा के स्तर पे और संगठन के स्तर पे दोनों पे करना पड़ेगा, उसके बिना गुजारा नहीं है। और यहाँ मान्यता ये थी कि लीडर्स इलेक्शन जितवा देंगे। तो लीडर्स सिर्फ अपने दम पे इलेक्शन नहीं जितवा सकते जब तक एक पूरा संगठन आपके साथ ना हो। सिर्फ एक ही कमी ये रही जो नहीं, कमियां तो और बतेरी हैं। कमियां तो अब मुझे जो राहुल गांधी जी ने खुलासे किए हैं उसके बाद से मैं भी कन्विंस हो गया हूं कि हरियाणा में भी ऐसा कुछ हुआ होगा, वोट चोरी वाला। ये वोट चोरी वाला मेरा खास तौर पर मानना, अर्बन एरियाज में तो बहुत आसान है ये। गाँव देहात में तो जानते हैं, देहात में फिर भी जो अंदर आपके जो इलेक्शन एजेंट बैठे हैं पोलिंग बूथ के अंदर, वो पहचानते हैं। लेकिन शहर में तो किसी को नहीं पता आपका पड़ोसी कौन है। और वो अदरवाइज ये चीज़ हो सकती है कभी कि एक कमरे के एड्रेस पे 200 वोटर दिखा रखे हों और वो वोट डल भी जाएं। तो वो शहरों में तो वो संभावना बहुत ज़्यादा है। और शहरों में जिस तरह के मार्जिन हरियाणा में हैं, उससे तो ये चीज़ और पुख्ता होती है कि ज़रूर गड़बड़ हुई होगी। खैर, कारण तो अन्य है। 1 साल हो गया इस बात को, पार्टी ने भी इसके ऊपर बहुत विचार विमर्श किया है और
सबसे सलाह भी ली थी, सबसे विचार भी जाने थे, तो अनेकों कारण रहे होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर। विरोधी भी करते हैं, दबी जुबान में कांग्रेसी भी करते हैं, जो कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं वो भी करते हैं कि बाबू बेटे की वजह से हार गई कांग्रेस, बिल्कुल जीते खड़े थे। नहीं, देखिए, बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है कि किसी समय पर जो पार्टी के शीर्ष पर नेतृत्व होगा, जिम्मेवारी तो उनकी बनेगी नहीं बनेगी, और किसकी बनेगी? और क्या नीचे वर्कर पर जिम्मेवारी डालोगे आप? जिम्मेवारी तो वहीं होती है जहाँ पे जिनको ताकत दे रखी हो। तो वो ताकत जहाँ थी, लोग उसके ऊपर फिर सवालिया निशान तो उठाएंगे। आपकी सीट पे आना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा नजरें थी उचाना विधानसभा सीट पर, ना सिर्फ चुनाव प्रचार में, उसके बाद जब रिजल्ट आया तब भी सांसें थमी हुई थी कि सिर्फ यहाँ का रिजल्ट रुका हुआ है। मैंने ही वहाँ पहले बताया गया कि देवेंद्र अत्री जीत गए, थोड़ी देर बाद कहा कि होल्ड कर लो, अभी रिजल्ट नहीं आया और दोबारा से कुछ काउंटिंग हो रही है, तो हमने रोका। फिर कुछ देर बाद, काफी देर बाद, आई थिंक 32-33 मिनट के बाद फिर से न्यूज ब्रेक करनी पड़ी कि 32 वोटों से आप हार गए हैं, देवेंद्र अत्री जीत गए। ये न्यूज अब कंफर्म हो गई है। हाँ, वो क्योंकि एक बूथ था जिसपे पहले काउंट नहीं हुआ था, वो काउंट बाद में हुआ था, तो उसमें वो पहले 39 वोट से जीत रहा था, उसके बाद फिर वो 32 पे आ गया था। हाँ, तो उस वजह से वो आधे घंटे का पीरियड एक बीच में ऐसा रहा होगा, क्योंकि हम तो अंदर थे, हमें नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है, लेकिन वो पीरियड रहा। देखिए, पोस्टल बैलेट का जो केस आप लेके गए याचिका हाई कोर्ट में, जी, वो मामला बताइए आप। बहुत कंफ्यूजन है लोगों में, कुछ खबरें चलती कि दोबारा चुनाव होगा, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि सिर्फ बरगलाने की बातें हैं। एक्चुअल में केस क्या है, आम जनता समझ पाए कि ये हुआ था ब्रजेंद्र सिंह और देवेंद्र अत्री के बीच में, 32 वोटों जीत गई, लेकिन कहां पेंच फंसा हुआ है? क्या ये उसी वक्त आपको मालूम हो गया था? बिल्कुल आम जनता, क्योंकि अपने गांव देहात के लोग इन सब चीजों में इंटरेस्ट ले रहे कि उचाना में भाई क्या होगा, वीरेंद्र सिंह के बेटे का क्या दोबारा चुनाव होगा या वो इसी में जीत जाएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं इलेक्शन पिटीशन में हाई कोर्ट में गया हुआ हूँ, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। लीगली नहीं बोलेंगे हम कि उस दिन क्या मैटर हुआ था, कब आपको ज्यादा पता मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपके दर्शकों के लिए इसको बिल्कुल सादी भाषा में समझाऊं। एक तो उससे पहले मेरी सोशल मीडिया के साथियों से मेरी अर्ज है कि कृपया करके कहीं से अपनी खबर को उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन या चेकिंग कर लें, क्योंकि 2-3 बार चला चुके हैं कि फलानी तारीख पे नतीजा आने वाला है, फलानी तारीख पे रिकाउंट होने वाला है। अभी बिल्कुल हालिया तो वो था कि जो दूसरा कैंडिडेट है, उन्होंने एक अर्जी हाई कोर्ट में मूव करी थी हमारी पिटीशन डिसमिस करने के लिए, जिस पर 2 दिन की हेयरिंग हुई थी और उसके बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। उसको भी ये इस तरह से प्रचारित किया गया कि ये जो ऑर्डर जो आएगा ये लास्ट ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो वो एक भ्रम की स्थिति जो है, वो आप कह सकते हैं सोशल मीडिया की वजह से है। वो जब भी तारीख लगती है, लोगों में कुछ ऐसा संदेश जाता है कि इस तारीख पे फैसला होना है। तो मुझे नहीं पता कि अभी इसमें कितना समय और लगेगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर तारीख पे उसका फैसला होना है, तो ऐसा नहीं। तो मेरी इलेक्शन पिटीशन जो है, उसको मैं संक्षेप में सिर्फ ये बताना चाहूँगा, वो एक बिंदु की है, एक पॉइंट, और वो एक पॉइंट ये है, इलेक्शन के जो कानून हैं, जो रूल्स हैं, जो प्रावधान हैं, उनके अंदर ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी हार जीत का अंतर वो वोट जो खारिज की गई हैं उससे कम है, तो उन खारिज की गई वोटों की दोबारा से जांच, रीवेरिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर को खुद करनी है और उस पूरी प्रक्रिया को वीडियोग्राफ करना है। और ये ऑप्शन नहीं है, वो बाध्य है ये करने के लिए। हमारा ये मानना है इस केस में ये नहीं किया गया, जिस वजह से वो 215 वोट जो हैं वो रीवेरीफाई नहीं हुए, और उसके अंदर भी एक बड़ी भारी संख्या वोट्स की वो है जो इसलिए नहीं खोली गई कि वो स्कैन नहीं हुई और उनको इनवैलिड में डाल दिया गया। बिना स्कैन नहीं हुई तो उसको खोला नहीं गया, जबकि दोबारा से इलेक्शन के जो रूल्स हैं उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है बाकायदा कि जो वोट स्कैन नहीं होती, जो वोट का लिफाफा जहाँ स्कैन नहीं होता,
उनको खोलना कैसे है और उनको गिनना कैसे है। अच्छा, उसके लिए पूरा प्रोसीजर है? पूरा प्रोसीजर है। तो हमारा बस यही मानना है कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने रीवेरीफाई कर लिया होता तो ये बंद लिफाफे जो स्कैनिंग ना होने की वजह से इनवैलिड डिक्लेयर हुए थे वो उनके संज्ञान में आता और फिर वो उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करते, जो नहीं हुई। हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है। और आगे काम करना है कोर्ट ने, उसमें सुनवाई होगी, कब फैसला होगा वो आने वाला। मेरी आज एविडेंस हुई थी और अब 8 तारीख को 8 अक्टूबर को लगा है, उसमें शायद जो सरकारी पक्ष है उनकी एविडेंस ली जाएगी। उचाना सीट पर थोड़ी देर हम रहेंगे। उचाना सीट पे ये भी आरोप लगाए गए कि डमी कैंडिडेट्स थे, विरोधी इस मुद्दे को ज्यादा उठा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डमी कैंडिडेट्स लगा रखे थे और उसमें एक सीट थी, बाकी सीटों में उचाना। जाहिर तौर पर घोगड़िया का निर्दलीय खड़े होना कि उनको मनाया ही नहीं गया। मेरी भी उनसे पॉडकास्ट में बात हुई कि मेरे पास किसी का फोन नहीं आया कि भाई तुम मत चुनाव लड़ो, जबकि एक लीडरशिप है आपकी, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों चीजें हैं। ना सिर्फ इन लोगों को, ये एक नहीं था, 2-3 थे, ना सिर्फ इन लोगों को किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि इन लोगों को बाकायदा एक्टिव तरीके से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसाधनों के माध्यम से मदद भी की गई है चुनाव में बने रहने के लिए। तो इसमें ऑपोजिशन क्या, ये तो मैंने हर बार कहा है। वो नाम लेते हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये वो लोग थे जो कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जिनको टिकट नहीं मिली। ये इंडिपेंडेंट खड़े हुए या खड़े किए गए, लेकिन जब खड़े हो गए तो उनको ना तो किसी ने बैठने के लिए कहा, और जैसे मैंने कहा सिर्फ बैठने के लिए ना कहने की बात नहीं है, इनको बाकायदा प्रोत्साहित किया गया चुनाव में बने रहने के लिए। और बीजेपी ने फिर उस पर खेल खेला जो अपना वो खेलते हैं। एक नाम तो मैं ले लेती हूँ, जयप्रकाश। नाम हमने कई बार सवाल पूछा है दूसरे लोगों से, तो जो सियासी विरोधी वो भी कहते हैं कि वहां पर कांग्रेस की जो बाकी टीम थी एक, उन्होंने खुलकर दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर दिया और आपको अकेला छोड़ दिया एक तरह से। नाम लेके मैं मतलब चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे वहां उस लड़ाई में, चुनावी लड़ाई में अकेले थे। नाम लेकर मैं किसी व्यक्ति को जितना उसका कद है उससे बड़ा नहीं बनाना चाहता। छोटे छोटे लोग हैं, उनके बारे में अब क्या बखान करें, क्योंकि अंत में कुछ ही कहिए, वोट तो लोगों ने डाला है ना। तो किसी नेता को दोष दे के क्या काम होगा? लोगों ने अपने विवेक का इस्तेमाल भी तो किया होगा, तो किया है तो ठीक है। लेकिन एक लोकल कैंडिडेट यहाँ से खड़ा हो जाता है, उसको बोला नहीं जाता कि आप इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, ये चीज़ ज़रूरी है, 2 टर्म्स के बाद हमें लग रहा है कि इस बार हवा बनी है। तो जब आप लीड करते हैं टीम को, तो ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि आप सब चीज़ों को देखकर चलें। देखिए, कुछ इसी तरह का चुनाव 2012 में पंजाब में था। अकाली दल की जो सरकार थी बहुत अनपॉपुलर हुई थी, और बिल्कुल ये उम्मीद थी सबको कि कांग्रेस बहुत भारी मैंडेट के साथ दोबारा राज में आने वाली है। और उस समय क्योंकि इतनी संभावना, इतनी प्रबल थी कांग्रेस के आने की, तो वहाँ भी जिसको टिकट नहीं मिली उनमें से बहुत लोग इंडिपेंडेंट खड़े हुए। वहाँ भी उस समय किसी को बैठाने का प्रयास नहीं किया गया था, बल्कि उस समय जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे वहाँ, उनसे जब 1-2 बार रिक्वेस्ट की गई कि जी ये हैं कुछ लोग, इनसे बात कर लो, आपकी बात मान जाएंगे, तो उन्होंने तो बल्कि धमका के बोला था कि इलेक्शन होने तो हम जीतते हुए उसके बाद इनको देख लेंगे। तो वो देखने का मौका ही नहीं आया। नहीं, ये विकेट गिराने वाली बात भी आपको नहीं लगती? कुछ बड़े चेहरे थे जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, उनमें एक रूल लगा दिया कि ब्रैकेट कह सकते हैं, लगा दिए कि आप एमपी हैं जो लोग, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का। फिर बच गए चौधरी बीरेंद्र सिंह, उन्होंने तो पहले कह दिया भी मैं चुनावी राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन उनके बेटे चुनाव मैदान में थे, बड़े बड़े धुरंधर थे उनके सामने, और वो आपकी सीट थी, पारिवारिक सीट थी। 5 बार तो आपके पिताजी जीते, माताजी जीती वहां से, तो कोई ज्यादा बड़ा खेल वहां पर था भी नहीं। नहीं, पारिवारिक सीट नाम की कोई चीज नहीं होती। लोग डिसाइड पारिवारिक इसलिए कि वो परिवार वहां से लगातार चुना जाता जीतते आए हैं, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। लोगों का बहुत समर्थन हमें वहां से मिला है, बहुत आशीर्वाद उनका हमेशा रहा है, जबकि बहुत डिफिकल्ट सीट रही है वो हमेशा। ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी 5 बार जीते हैं। इनेलो का गढ़ था वो, कभी 5 सीटें अपने ना, गढ़ तो कभी हुआ ही नहीं। 6 बार तो, 5 बार तो मेरे पिताजी और मेरी माँ। 5 बार तो मैंने बोला कि जीते, जीत की ज्यादा सीटों, लेकिन ये है कि हाँ, मतलब बहुत डिफिकल्ट सीट है वो। तो अब देखिए, चुनाव हो चुका,
जो नतीजा आना था आ गया, अब हम कोर्ट में गए हुए हैं। अब उसके जो कारण थे उनको बार बार दोहराने का कोई फ़ायदा कुछ नहीं है। अब ये बच्चे बच्चे को पता है क्या हुआ था वहाँ पे। लेकिन आप एक नए रोल में अब निकल कर आ रहे हैं, आपके अंदर वो हमने देखा नहीं था, वो जुनून कहें या फिर कहते हैं ना कि ठोकर खाकर ही सीखता है इंसान, या फिर किसी दर्द से निकल के कुछ बनता है ना। शायद क्योंकि मुझे आप सद्भाव, वो एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, अब कुछ करना है, कुछ अलग करना है, कुछ उम्मीद जगी है, कुछ बदलाव के मन में है कि जिस बदलाव को सोचकर आया था मैं अपनी सर्वे छोड़ के, वो चुनावी राजनीति से मैं नहीं कर पाया, एक नई मुहिम चलाता हूं, मैं कुछ करता हूं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने हरियाणा में पिछले 11-12 साल में जो हमारे समाज को तोड़ने का जो प्रयास एक निरंतर तौर से वो कर रहे हैं सिर्फ अपनी राजनीति को साधने के लिए, वो बहुत दुखदाई भी है और बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की, बीजेपी का जो एक सांप्रदायिक रूप है उसको लोगों के सामने लाने का काम और सभी को जोड़ने का प्रयास, कुछ इसी तर्ज पे हमारा ये जो सद्भाव यात्रा का जो हमने जो सोचा है इसके बारे में, जो 5 अक्टूबर से हम शुरू करेंगे, तो कुछ काफ़ी हद तक वो प्रेरित वहाँ से है। दूसरा पहलू ये भी था कि इलेक्शन हुए बहुत टाइम हो चुका था, नतीजा आए, और एक उदासीनता थी ना सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में बल्कि लोगों में। जैसे मैंने पहले भी कहा, लोग इस बार बहुत तैयार थे सरकार को बदलने के लिए, लेकिन जो हुआ सो हुआ। तो उस नाते हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा सके, क्योंकि अन्यथा इस समय कोई समय नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बड़ी कोई घटना राजनीतिक होने को तो कल को क्या घट जाए किसको क्या पता। लेकिन अदरवाइज बहुत लोगों ने ये लेकिन मैं एक बात आपको, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जो मंझे हुए राजनेता होते हैं वो ऐसा कदम कभी उठाते नहीं है चुनावी वक्त में, या तो वैसे निकलते लोगों के बीच में। मैं मंझा हुआ नहीं हूँ ना। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। तो मंझे हुए राजनेता के तौर पर, लेकिन आपके अंदर वो जो बदलाव की मुझे लगता है वो चीज है ना जो आपने महसूस की। 35-1 वाली जो बात थी वो आपको 36 बिरादरी हमने तो हमेशा सुना था, 35-1 तो बहुत कम वक्त से हम सुन रहे हैं, शायद वो चीज आपके अंदर है। नहीं, वो बिल्कुल है, और मैं एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसमें ये कहूँ कि मैं राजनीतिक लाभ ढूंढ रहा हूँ। वो ठीक है कि अगर ये यात्रा हमारी कामयाब रही तो हरियाणा में बदलाव आएगा, एक सोच में परिवर्तन चाहे किसी भी हद तक होगा। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि उस 7 महीने के बाद मैं फलाने पद के लिए तैयार हो गया, वो मेरा ध्येय बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, राजनीति में है, अपनी ओर से मैं प्रयास कर रहा हूँ। और बड़ी सीधी सी बात है, 26 साल के बाद शायद पहली बार एक सोच समझ के और एक निष्ठा के साथ एक बहुत बड़ी कवायद करने का एक निर्णय लिया है। और जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है, मुझे नहीं पता किस कारण मिल रहा है, उससे तो मैं बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग बिल्कुल एक बदलाव देखना चाहते हैं समाज में और राजनीति में। लेकिन हरियाणा की जो राजनीति में समझ पाई हूँ आम लोगों की, वो उम्मीद ढूंढते हैं, लीडरशिप ढूंढते हैं, उनको सिर्फ लीडरशिप चाहिए, वो चलने को तैयार है विचारधारा के साथ। ये हमने दुष्यंत के वक्त में भी देखा था, और अभी जितने जितने कार्यक्रम आप करें मैं उस भीड़ को भी देखती हूँ। उनको उम्मीद दिखनी चाहिए किसी नेता में, वो उम्मीद नहीं दिख रही है। आप में दिखी तो आपके पीछे हो गए। वही मैंने कहा कि हमारा एक मकसद ये भी था कि वो जो उदासीनता बैठ गई है जी। लोगों में और पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उससे उभारा जा सके। और वो रिस्पांस शायद उसी वजह से आ रहा है कि शायद उन्हें कुछ उम्मीद नज़र आ रही है। तो अब यही है कि उस उम्मीद पे हम खरे उतर पाएँ। अब क्योंकि जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक नई खबर मैं आपको दे देती हूँ। राव नरेंद्र सिंह का नाम उछल गया अब अध्यक्ष पद के लिए। देखिए, लीडरशिप, आपसे सवाल मेरा ये है कि कैसी लीडरशिप होनी चाहिए? कांग्रेस में कई इश्यूज हैं, कोई एक इशू नहीं, संगठन नहीं है, लीडरशिप के ऊपर झगड़ा है, गुटबाजी है, कितना ही आप नकारे, गुटबाजी तो है, धड़ेबंदी तो है। देखिए, कांग्रेस एक समावेशी पार्टी है। प्रयास ये रहना चाहिए चाहे कोई किसी पद पे आए
कि सबको साथ लेकर, सबको साथ से मेरा मतलब है एक तो कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर, कांग्रेस जन जिसे कहते हैं उनको साथ लेकर, और फिर समाज के हर तबके को साथ लेकर, और ख़ास तौर पे जो आपका जो पिछड़ा वर्ग है, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनको विशेष तौर पे साथ लेकर यदि आप आगे चलेंगे तो आप इस लड़ाई को ज़्यादा बेहतरी से लड़ पाएंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, अन्यथा बीजेपी संगठन बन गया है। बन गया से मेरा मतलब है कि जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, बाकी नियुक्तियां भी मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएंगी। जो कांग्रेस अध्यक्ष का पद है वो भी शायद जल्दी भरा जाएगा। तो कोई भी बने, वो यदि सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस को आज के दिन भी हरियाणा में मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। आज भी बहुत सशक्त है, लेकिन क्योंकि 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं तो एक लंबा समय हो जाता है, लोगों में एक निराशा बैठनी शुरू हो जाती है। तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जो भी अध्यक्ष होगा या जो भी पार्टी जिसे जिम्मेवारी देगी, उसको इस चीज़ को संभाल के चलना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी बहुत सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं कि अब तो करीब 1 साल हो ही जाएगा। अक्टूबर में तो पिछली बार प्रस्ताव पास हुआ था, ये आ गया अक्टूबर, लेकिन अभी तक सीएलपी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं बैठा तो हूँ यहाँ पर। नहीं, वो तो देखिए, अब प्रक्रिया हरियाणा में तो शुरू हो गई, जिला अध्यक्ष बन गए, बाकी जो कमेटीज़ हैं वो भी मेरे ख्याल से जल्दी बन जाएंगी, और ये सीएलपी और अध्यक्ष का फैसला भी अब जो सुनने में आ रहा है, मैं हालांकि मुझे ज़्यादा कोई अंदर की बातें तो नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि ये भी मेरे ख्याल से जल्दी होने वाला है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले तो अध्यक्ष को लेकर? मेरा फ़िलहाल फोकस सारा का सारा मेरी जो हम 5 तारीख से सद्भाव यात्रा कर रहे हैं उसके ऊपर है। जैसे मैंने कहा कि मैं उस यात्रा को किसी पद की प्राप्ति के लिए फ़िलहाल नहीं कर रहा, वो एक राजनीतिक चीज़ बाद की बात है। अगर लोग साथ देंगे तो उसके बाद अपना पक्ष भी हम मजबूती से रखेंगे किसी ना किसी स्टेज पे आकर। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अभी असंध में शमशेर सिंह गोगी जी के बर्थडे पे आप भी उसी मंच पर थे, कहा था कि कमान सौंप देनी चाहिए कुमारी सैलजा जी अब संभालें। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कहा कि ज़्यादा फर्क नहीं उम्र का। उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि ना तो मैं रिटायर्ड हूँ ना ही मैं टायर्ड हूँ। तो वो तो खैर एक कहने की बात उस तरह से थी, लोगों ने उसको इंटरप्रेट अपने आप कर दिया। उन्होंने ये कहा था कि सामने वालों को अच्छा नहीं लगा, मैं और हुड्डा जी सामने वालों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा। नहीं तो की होगी, कोई उसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। आदमी को यदि लगता है कि उसे अपने बारे में कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए, यदि उसके बारे में किसी और ने कुछ वक्तव्य दिया है तो उस नाते उन्होंने शायद किया होगा। हालांकि मैंने नहीं सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन असंध में जो कहा गया था और जो मुझे समझ में आया, उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही थी कि मेरी और हुड्डा जी की जो एज है हमारी, वो कह लें कि रिटायरमेंट टाइप की एज है, लेकिन शमशेर गोगी जो हैं वो हमसे 10 साल छोटे हैं, शैलजा जी जो हैं शायद वो और 15-17 साल छोटी हैं, फिर कुलदीप शर्मा जी भी वहाँ बैठे थे तो वो भी मेरे ख्याल से मेरे पिताजी से 8-9 साल छोटे हैं, फिर मैं शैलजा जी से भी थोड़ा और छोटा हूँ। तो उनका कहने का मतलब ये था कि अब आगे इन लोगों का टाइम है। बात तो गलत नहीं थी, मैं भी नहीं मानता गलत है। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह मन से ऐसे तो कुछ नहीं बोल देंगे ना, क्योंकि ये बात तो है कि अब लीडरशिप में बदलाव कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चाहते हैं। आपको नहीं लगता? आप तो जन से मिल रहे हैं। देखिए, अब बदलाव का रूप क्या होता है वो एक अलग चीज़ है, वो पार्टी ने देखना है, लेकिन बदलाव तो पार्टी या उसकी बात ही नहीं है। बदलाव तो एक कुदरत का नियम है। नहीं, हो नहीं रहा ना। 4 पुराने अध्यक्ष आप देख लीजिए, हो जाएगा। एक विशेष वर्ग से भी लिया कि चले कॉम्बिनेशन हम जाट और नॉन जाट का बना के चलते हैं, लेकिन संगठन नहीं बना पाए। वो कहते कि बनाने नहीं दिया। अब ओबीसी पर दांव खेलने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वो तो देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकली उसको साधने की कोशिश करती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैंने जो कहा, आपका किसी 1 या 2 जाति से काम नहीं चलना, आपने पूरे समाज को इकट्ठा लेकर चलना है। वो ठीक है कि सारा का सारा कोई समाज किसी एक के साथ या एक पार्टी के साथ नहीं होता, लेकिन आपको प्रयास ये करना है कि हर वर्ग से आपको समर्थन मिल पाए।
और यदि वो हो जाएगा तो कांग्रेस तो हरियाणा में वैसे ही बहुत मजबूत है, उसके बाद कोई रोक नहीं सकता। नहीं, कैसे आम लोगों में भरोसा कैसे जिताओ? कुमारी सैलजा 12 दिन तक चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरी, उनके बारे में एक टिप्पणी की गई। फिर मैं वहीं आ जाती हूँ कि जब आप लीड कर रहे हैं किसी टीम को तो आपका दायित्व बनता है कि नहीं बनता है वहां पर कि अगर कोई नाराज है तो उसको मना लिया जाए। हर तरफ तो खबरें थी, बीजेपी वाले ऑफर कर रहे थे कि कुमार सैलजा जी हम इज्जत करेंगे, हमारे यहाँ जाए, लेकिन आपकी पार्टी के लीडर उनसे बात नहीं कर रहे। कई बार जो है ना, ये अति आत्मविश्वास ये बहुत घातक होता है। 2024 के चुनाव में ये भी कारण था जो आप पहले कारण गिन रहे थे, ये अति आत्मविश्वास भी उन्हीं में से एक है। कि क्या फर्क पड़ता है एक दो सीट अगर हमने गंवा भी दी तो? सिर्फ नेताओं में नहीं, उस तरह की भावना लोगों में भी थी। लोग भी तो लोकसभा में तो वोट दे गए बीजेपी के विरोध की कि बीजेपी को हराना है, असेंबली में आए तो पंचायत के लेवल के चुनाव लड़ लिए उन्होंने। वहां वो सोच भूल गए कि बीजेपी टारगेट है। कभी अभी आपको लगता नहीं स्पेशली इस इलेक्शन के बाद कि सर्विस ज्यादा बेटर थी? क्योंकि इतनी सारी चीजें राजनीति के अंदर होती, मैं फिर कहती हूँ कि मंझे में जो राजनेता उसमें हर चीज ही आ जाती है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजें आ जाती है, उसी को कहते हैं कि राजनीति सबके बस की बात तो नहीं है। नहीं, दो अलग फील्ड हैं जी। और राजनीति में भी जरूरी नहीं है कि सबको धूर्त बनना अनिवार्य हो। राजनीति में समझदार लोगों की, शरीफ लोगों की, जो सही बात को सही कह सकें, गलत को गलत कह सकें, लोगों के सामने कोई दर्शन प्रस्तुत कर सकें, कोई विचार दे सकें, उनकी जगह हमेशा थी और हमेशा रहेगी। और अंत में यही चीज़ हैं जो निर्धारित करेंगी इस बात को कि किसी पार्टी का अस्तित्व बना रहेगा या नहीं रहेगा। सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट बनना और उनको ढूंढना राजनीति नहीं है, वो राजनीति का एक बहुत छोटा पहलू है। वो सिर्फ आखिरी के 2 महीने की एक्सरसाइज है। जो बाकी समय है उसमें राजनीति जो है उसका आयाम बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो सिस्टम तो खड़ा नहीं हो पा रहा है कांग्रेस में। और उसमें आपको लगता है कि सबसे बड़ा कारण ये है कि डिसीजन मेकिंग नहीं है कांग्रेस में, बहुत डिले रहता है चीज़ों को लेकर, डिसिप्लिन की बहुत कमी है। इसका तो खैर वो जो डिसिप्लिन्ड पार्टी है वो पिछले 1.5 साल से ज़्यादा से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। उनके बारे में राजनेता वाली बात लेकिन उनके बारे में सवाल कोई पूछता नहीं, उनसे ये सवाल कोई पूछता नहीं कि आप 1.5 साल से क्यों नहीं यहाँ पे, कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला क्यों नहीं हुआ, CLP लीडर क्यों नहीं बने। मतलब ये सारे सवाल जो हैं आजकल कांग्रेस से पूछे जाते हैं। और ये खास तौर पर इसलिए पूछे गए कि तीसरा इलेक्शन हार गए लगातार, नहीं तो ये कोई सवाल नहीं पूछा जाता, वो तो सब ढका जाता, सब कुछ। फिर तो संगठन की बात भी नहीं उठती, कुमारी सैलजा की नाराजगी भी नहीं दिखती हमें। जी क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर हो जाता है, तो जो जीता वही सिकंदर की बात है। अब इसके अलावा क्या विजन है? मतलब आपको क्या लगता है? MP रहते लोगों को शिकायत है कि आप ज़्यादा लोगों के बीच रहे नहीं, वो शिकायत भी आप दूर कर रहे हैं आप? ये चीज़ मैं लोगों का भ्रम थोड़ा दूर कर दूं। जहाँ पे 17-18 लाख वोट हों, जिसका मतलब 30 लाख की आबादी का कोई क्षेत्र है, मुझे कोई बता देना मीडिया में कवरेज को छोड़ के कि कौन आदमी कितने गांव कवर कर पाता है। जिस दिन आप मुझे कोई ऐसे 2-4 नेता दिखा दोगे, वो या तो फिर वो घूमने का ही काम करते हैं, प्रोडक्टिव काम कुछ नहीं करते। ठीक है, मैं उदाहरण देता हूँ हमेशा। इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, वहाँ का एक जो MP है वो करीब 75 से 78 हज़ार की इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट करता है। टोटल हल्का जो है वो 75 से 78 हज़ार वोटों का है जी। यहाँ 17-18 लाख वोट जहाँ हों, 9 हल्के, एक MLA अपने आप में 2.25 लाख वोटों में डिसाइड होता है। तो वहाँ ये वाली जो उम्मीद है ना, जो एक सरपंच से रखी जाए या जो एक MLA से रखी जाए, इसके बारे में लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में कि क्या ये बहुत दिलचस्प बात, क्या ये व्यवहारिक है। वो मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि MP के हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं विकास के नाम पर, ये तो उम्मीदें ज्यादा पाल लेते हैं लोग। विकास के नाम पे तो बहुत ज्यादा फंड हमारे पास होता नहीं है। देखिए, फंड तो खैर बिल्कुल 5 करोड़ है, और वो तो बल्कि एक MP के लिए मुसीबत का सबब है, क्योंकि आप 5 करोड़ को साल में कहाँ बांटोगे। हिसार जैसी लोकसभा में 450 गांव हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पूरा हिसार है, उसके अलावा 6-7 म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं।
बांट लो उस 5 करोड़ को, 1-1 लाख भी नहीं लेकिन जो आते। आपने काम करवाया, आपको लगता है कि वो भी मैं प्रोजेक्ट नहीं कर पाया लोगों के सामने? जब मैं आज रिसर्च भी करी तो मेरे सामने तो बहुत सारे काम आ गए थे, लेकिन वो कहीं चर्चा ही नहीं हुई। वो देखिए, वो एक छोटापन होता है कि जो सरकारी काम अपने खाते में आप डलवाते चले जाएं। पर यही राजनेता का काम है, लोगों के बीच जाना, तो जवाब तो उन राजनेताओं को मैं राजनेता मानता ही नहीं। ये हिसार का एयरपोर्ट 20 साल से बनने लग रहा है। अब फिर सीएम अगर मैं उसको कहूं ये मेरे टाइम में भी इसमें हवाई जहाज उड़ गया था, उसका कोई मतलब है? अब महम से झांसी वाली रेलवे लाइन डल गई, वो कंप्लीट मेरे टाइम में हुई है, लेकिन वो प्रोजेक्ट आज से 15 साल पहले कंसेप्चुअलाइज हुआ होगा, उसके ऊपर काम होना शुरू हुआ होगा, वो मेरे टाइम में बन गई। तो मैं कहूँ ये देखो इतने करोड़ की रेलवे लाइन तुम्हारे यहाँ डलवा दी मैंने। तो ये बड़ी छोटी तरह की बातें हैं, और ये ना चीज़ें हैं जब लोगों को अपना भाना ढूंढना होता है, और इसमें खास तौर पर भूमिका वो निभाते हैं जो आपके विरोधी होते हैं। वो इस चीज़ का प्रचार करते हैं, ये प्रचार कई बार चिपक जाता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करूंगा यहाँ पे, मेरे तो वैसे अंकल हैं वो, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ, चौधरी धर्मवीर जी, भिवानी से जो सांसद हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से। मुझे याद है पिछले चुनाव में बोला जी धर्मवीर जी तो इस बार मुश्किल में है। मैंने कहा क्यों भाई? करता जी हल्के में तो आते नहीं। मैंने कहा अगर धर्मवीर हल्के में नहीं जाता ना, फिर तो कोई नेता हल्के में जाता ही नहीं। तो सुविधा अनुसार एक ये चीज है, परसेप्शन बना दिया जाता है लोगों को। परसेप्शन बना दिया जाता है। मैं कई नेताओं को जानता हूँ, कई एमपीओ को जानता हूँ जो सिर्फ हफ्ते में एक बार गेस्ट हाउस में चले जाते हैं, वहाँ मीडिया और मीडिया को पूरा करके, और वो ऐसा लगता है जैसे यहीं घूमता है ये सारा दिन। फिर आपको नहीं लगता कि उनसे थोड़ा सीखना, या आप अपने ही ट्रैक पर रहेंगे? सीख लेंगे, लेकिन मैं ज्यादा खराब चीजें सीखना नहीं चाहता। मैं अपने आप को उनके स्तर पे लाके राजनीति नहीं करना चाहता। अब मैं यात्रा निकालूंगा पूरे हरियाणा में, वहां पे ये भी कहेंगे इसने तो ये शहर छोड़ दिया, इसने ये बड़ा गांव छोड़ दिया। बहुत से लोग होंगे जिनको 2600-2800 किलोमीटर 7 महीने कवर किए, उससे कोई वास्ता नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने आपकी बुराई करनी है। राहुल गांधी जी ने जब यात्रा की, अगर महाराष्ट्र से निकले बॉम्बे तो गए ही नहीं, फलानी स्टेट में राजस्थान से गए, जयपुर की साइड तो गए ही नहीं। अब इन चीजों का कोई अंत नहीं होता। वो शिकायतें तो रहती, वो तो हम इंसान हमेशा रहेगी, वो हमेशा रहेगी। आपको आज लगता है जैसे किरण चौधरी का जाना, उनकी नाराजगी, वो खुल के इतने वार करते हैं, अवसरवादी नेताओं की वजह से भी बहुत डैमेज हुआ कांग्रेस को इस बार? नहीं, या फिर वो घुटन आप कह रहे हैं? वो किरण चौधरी जी ने जो लोग 2014 में छोड़ के गए थे, उन्होंने फैसला 2024 में की, तो मैं उनके फैसले से सहमत नहीं हूँ। लेकिन आज के दिन हो सकता है उन्हें लगता हो कि उनका फैसला बहुत ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि वो खुद एमपी हैं, बेटी श्रुति कैबिनेट मिनिस्टर है। उनको जल्दी समझ में आएगा। अच्छा। जिस विरासत की वो इनहेरिटेंस उनको जो मिली है, उसके साथ क्या बनेगा, बीजेपी क्या बनाएगी, वो उनको जल्दी पता लग जाएगा। क्या बीजेपी वाकई में बड़े जाट नेताओं का इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी पे चलती है? बीजेपी हर उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का खुद का या उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से, या समाज में किसी वर्ग में पकड़ होने की वजह से, मतलब किसी भी वजह से कि किसी व्यक्ति का अपना कोई राजनीतिक वजूद है, वो बीजेपी की हिट लिस्ट में नंबर 1 पे होते हैं। बीजेपी में हों या ना हो, लेकिन हों तो ज़रूर उस लिस्ट पे होते हैं, और उनका जब तक उपयोग हो सके उपयोग करते हैं, और उसके बाद घर बैठा देते हैं। अब कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्पेशली, वो कह रहे हैं कि रोहतक में जो आईएनएलडी रैली कर रही है और जिस तरह से मुखर होकर बयानबाजी हो रही है कांग्रेस के खिलाफ, स्पेशली भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, तो ये सारी फंडिंग, सारा प्रोपगेंडा बीजेपी का है। नहीं, मेरे को इस चीज़ का ना कुछ पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर 25 सितंबर के दिन हर साल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल जो है, वो एक सम्मान दिवस के रूप में उसको मनाती है। आज रोहतक है, पिछले साल कुछ और रहा होगा, उससे 2 साल पहले जींद में था, कभी पानीपत में होगा, कभी करनाल में होगा, तो वो तो हर साल करते हैं ये आयोजन। पहले ऐसा कभी देखा नहीं कि ऐसे चुनाव आसपास नहीं और इतनी ज्यादा ज्वाइनिंग हो रही हो कांग्रेस से भी। काफी लोग कह रहे हैं कि हमें तो कांग्रेस को, सारी कांग्रेस, रोहतक की कांग्रेस अपने तरफ मिला ली। ये कैसी राजनीति है? ये राजनीति है जी अपना। देखिए
इंडियन नेशनल लोकदल, जेजेपी की तो बात करने का कोई फायदा भी नहीं है, वो तो इंडियन नेशनल लोकदल भी आप ये मान सकते हैं हाशिए पे चला गया। तो वो तो अपनी राजनीतिक ज़मीन ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से दोबारा उनके साथ लोगों से चौधरी देवीलाल के नाम से कनेक्ट हो सके, जैसे दुष्यंत चौटाला ने किया था। जैसे दुष्यंत चौटाला एक बार करने में कामयाब रहा था कुछ इलाके में, पूरे प्रदेश में तो नहीं, कुछ इलाके में। तो अब क्योंकि जेजेपी की कहानी ख़त्म हो गई तो इनेलो को शायद अब कोई संभावना नज़र आ रही है, तो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं, बी टीम वाला फॉर्मूला आपको समझ में आता है कि बीजेपी की बी टीम? देखिए, वो कहते हैं गोपाल कांडा की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी। नहीं, लोकदल जो भी उसका नाम रहा हो, इंडियन नेशनल लोकदल, एक समय पे एक और भी था दलित मजदूर किसान पार्टी, दमकीपा बोलते थे। तो लोकदल की जब भी हरियाणा में सरकार बनी है वो बीजेपी के साथ इकट्ठा इलेक्शन लड़के अलायंस में बनी है। पिछली बीजेपी की सरकार उसी लोकदल के एक घटक से, जिसको जेजेपी कहते हैं, उसके साथ बनी है। फर्क सिर्फ ये है कि परिस्थितियां अब उलट गई हैं। पहले बीजेपी उनकी पूंछ होती थी, अब लोकदल या उसका जो भी रूप है वो उनकी पूंछ है। तो हालांकि ये पूंछ वोट अब बीजेपी विरोध की मांगेगी, लेकिन पूंछ बीजेपी की है। लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं सद्भाव यात्रा को लेकर ही? युवाओं को कोई विजन तो आप लेकर चल रहे हैं, अच्छा विजन है, मतलब किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे जाकर कुछ उम्मीद जगाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे हम यहाँ पॉडकास्ट में बैठ के उठा रहे हैं कोई मुद्दा ऐसा जिससे किसी के अंदर उम्मीद आती है, तो वो बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है। फिर राजनीति में वो बात हो तो फिर तो क्या ही कहना, एक दिशा दशा सब कुछ बदल जाती है वहाँ से। तो मेरा तो सभी साथियों से, खासतौर पर युवाओं से अनुरोध है कि ये एक प्रयास जो हम कर रहे हैं एक पदयात्रा के माध्यम से हरियाणा में, जो 5 अक्टूबर से नरवाना के दनौदा गांव से शुरू करेंगे, सद्भाव यात्रा के नाम से, प्रदेश में सद्भाव बना रहे, इसकी जिम्मेवारी प्रदेश के यूथ पर, प्रदेश का जो युवा है उसके कंधों पर है। क्योंकि जो प्रदेश का भविष्य है वही उनका भविष्य है, और उसमें उनका जो योगदान रहेगा वो किस हद तक सकारात्मक होगा वो आप इसी तरह के किसी आयोजन से दिखा सकते हैं। तो मेरा तो आपसे सबसे अनुरोध है कि इस यात्रा में आप शामिल हों, इसमें आप सहयोग करें, और प्रदेश के समाज में और जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा को दुरुस्त करने में आप अपना समर्थन दें। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आपको इस नाते कभी मायूस नहीं होने दूंगा जिस प्रकार से पहले के कुछ राजनीतिक दलों ने आपको वो निराशा दी है। यही चाहते थे हम कि एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत कहीं से हो जाए, पदयात्रा से हो जाए, चुनाव से हो जाए, पर वो सकारात्मकता दिखनी चाहिए, हर हाल में दिखनी चाहिए। वो ऊर्जा हरियाणा में ऐसे लगे खो सी गई कहीं। देखिए, मैं प्रयास कर सकता हूँ, लोगों को अगर मेरा प्रयास पसंद आया तो वो ऊर्जा तो वहां से आनी है। लेकिन जनता, जो कहते हैं ना कि जनता परख लेती है, जनता कसौटी में कोई कमी नहीं है। जनता जनार्दन है। हाँ। जनता का जो मत है वो हमेशा सर माथे पर। मैंने कभी भी किसी चुनाव के बारे में ये नहीं कहा कि लोगों ने गलती कर दी। बिल्कुल, लोगों ने अपना मत एक्सरसाइज किया है और अपने विवेक के हिसाब से किया है। आपको पसंद हो ना हो, लेकिन वो उनका मत है, लोकतंत्र का मतलब ही है। मुझे लगता है जब भी ऐसी कोई हार जीत होती है तो उसको कोई राजनीतिक दल है या राजनेता, उसको आत्ममंथन करना चाहिए। जनता कभी गलत फैसला नहीं करती। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला पॉडकास्ट के लिए इतने बिजी स्केड्यूल से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।